नवपाषाण के बाद शुरू हुई संस्कृति है, ये याद रखना है। नवपाषाण के बाद शुरू हुई। इस काल में क्या हुआ, कुछ इसके विशेषता को ध्यान में रखें। तो धातुओं का प्रयोग शुरू हुआ, यहां पे धातुओं का प्रयोग शुरू हुआ है। ठीक है। इसी काल में क्या किया गया, पत्थर के औजारों के साथ साथ तांबे के औजार का प्रयोग हुआ। पत्थर के और तांबे के औजार का प्रयोग। ठीक है, ये बात याद रखनी, तांबे के औजार का प्रयोग हुआ। ओके। अब पत्थर और तांबे के औजारों का प्रयोग हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, ताम्र पाषाणिक संस्कृति, ताम्र पाषाणिक संस्कृति बोलेंगे। इस समय आप देखेंगे कई सारे बदलाव, कृषि क्षेत्र में कई सारे बदलाव देखने को मिल जाते हैं। जैसे कृषि क्षेत्र में देखा जाए तो इस समय गेहूं, इस समय क्या किया जाता है, गेहूं, धान, दाल की खेती शुरू होती है। गेहूं, धान, दाल की खेती शुरू होती है। महाराष्ट्र में एक जगह है, उसका नाम है नवदा टोली। नवदा टोली आपको ध्यान में रखना है। ये नवदा टोली कहाँ भैया, महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र में जो नवदा टोली जगह है इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहां पर फसलों के सबसे अधिक अवशेष मिले हैं। फसलों के सबसे अधिक अवशेष प्राप्त हुए। ठीक है, सबसे अधिक अवशेष प्राप्त हुए। ओके, हो गया। ध्यान रखना, सबसे अधिक अवशेष यहां से मिले हैं। याद रखना है, ये जो नवदा टोली है ये ताम्र पाषाणिक सबसे बड़ा ग्रामीण स्थल है। कौन सा, ताम्र पाषाणिक सबसे बड़ा ग्रामीण स्थल है, ग्रामीण स्थल है। ये बात भी याद रखनी चाहिए, नवदा टोली के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है ना। इस समय आप देखेंगे, इस समय मतलब ये वाले समय में, ताम्रपाषाण काल में कला और संस्कृति, कला और शिल्प का भी विकास हुआ। कला शिल्प का विकास देखा गया। कला शिल्प का विकास जो देखा गया वो किस लेवल पर देखा गया, तो यहां पे हाथी के दांत का प्रयोग हुआ चित्र बनाने के लिए, उससे कलाकृतियां बनाई गई। चित्र बनाने के लिए टेराकोटा का प्रयोग किया गया, टेराकोटा का प्रयोग हुआ, शुरू हुआ यहां से। और भी कई सारी कलाकृतियां यहां पे शुरू हो जाती हैं। ठीक है। इस दौर में याद रखना है, इस दौर में मातृदेवी की पूजा की जाने लगती है। मातृदेवी की पूजा की जाने लगती है। मातृदेवी की पूजा की जाने लगती है भाई। साथ ही साथ मातृदेवी के साथ साथ बैल बैल को क्या माना जाता है, धार्मिक प्रतीक चिन्ह बन गया। बैल क्या बन गया, धार्मिक प्रतीक चिन्ह बन गया। ओके, याद रखना है। अभी इतना ही नहीं है, पहली बार इस काल में चित्रित मृदभांड का प्रयोग हुआ। चित्रित मृदभांड का प्रयोग शुरू हुआ। इसी काल की देन है, ताम्रपाषाण काल की ही देन है। ठीक है, ठीक भाई। इसमें भारत में कई सारे स्थल हम देख सकते हैं। बात समझ रहे हैं ना आप लोग। यहां तक कोई डाउट है किसी को? नो सर। अब धीरे से चलते हैं हम अपने चैप्टर पे। ओके, बात करेंगे चैप्टर की। तो ताम्रपाषाण युग की बस्तियां कौन कौन सी हैं। नवपाषाण युग का अंत होते होते धातुओं का इस्तेमाल शुरू हो गया। धातुओं का इस्तेमाल नवपाषाण के खत्म होते होते ही शुरू हो चुका था, और धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। देखो, ये आपने अगर नहीं लिखा है इतनी देर में तो इसको जरूर नोट कर लो। बात समझे, बात समझ में आ रही ना भाई। ये जो ताम्रपाषाणिक स्थल है ना, ताम्रपाषाणिक स्थल को क्या बोलते हैं, चाल्कोलिथिक साइट बोलते हैं क्या, है ना। कैलकोलिथिक साइट कहते हैं। हाँ वही, कैल्को चाल्को जो भी बोलो। ठीक है।
इसमें देखिए कुछ स्थलों के नाम हमको पता होने चाहिए। जैसे बात करें हम रंगपुर, रंगपुर ताम्रपाषाणिक स्थल है। जोधपुरा, जोधपुरा, ठीक है। गणेश्वर, गणेश्वर, कोलडीवा, कोलडीवा, कोलडीवा लेकिन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर भी हमें अभी भी ध्यान रखना है। एरण, कायथा, कायथा, आहार, ये सब क्या हैं? आहार हैं। ये सब क्या है? ताम्रपाषाणिक स्थल हैं। फिलहाल धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ, ये बात आपको नोट करनी है, क्योंकि इस पे कई बार प्रश्न पूछा गया है। बात कोलडीवा की है, तो एक हमने कोलडीवा जो ये बताया था, ये कोलडीवा कहाँ है? इलाहाबाद के बेलन घाटी क्षेत्र में है। 6500 बीसी के आसपास की का एक साक्ष्य मिलता है जो बताता है कि ये प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल है। ओके, ठीक है। कई संस्कृतियों का जन्म पत्थर तांबे के उपकरणों का साथ साथ प्रयोग करने के कारण हुआ। एक दो की बात नहीं हो रही, कई सारी संस्कृतियों का जन्म हुआ। इन संस्कृतियों को ताम्रपाषाणिक कैल्कोलिथिक कहा गया, जिसका अर्थ है पत्थर और तांबे के उपयोग की अवस्था। तो ताम्रपाषाणिक या कैल्कोलिथिक का मतलब क्या हुआ? पत्थर और तांबे के उपयोग की अवस्था। हमको याद रखनी भाई ये बात। तकनीकी दृष्टि से ताम्रपाषाण अवस्था हड़प्पा की कांस्य युगीन संस्कृति से पहले की है। ये कब की है? ताम्रपाषाण जो अवस्था है हड़प्पा की कांस्य युगीन सभ्यता से पहले है। इस जाहिर सी बात है, इसके बाद ही आएगा हड़प्पा सभ्यता आपकी। पर कालक्रमानुसार भारत में हड़प्पा की कांस्य संस्कृति पहले आती है और अधिकांश ताम्रपाषाण युगीन संस्कृतियां बाद में आती हैं। ठीक है, अब देखिए इसको लिखना कैसे चाहिए, लिख लो इसको सीधे सीधे। तकनीकी दृष्टि से ताम्रपाषाण अवस्था हड़प्पा की कांस्य युगीन संस्कृति से पहले की है। ये बात लिख लो, दिख रहा ना सही से? जी सर। लेकिन कालक्रमानुसार भारत में हड़प्पा की कांस्य संस्कृति पहले आती है और अधिकांश ताम्रपाषाण युगीन संस्कृतियां बाद में आती हैं। ओके, इतना लिख लो। यहां हम सबसे पहले ताम्रपाषाण संस्कृति पर ही विचार करें। ताम्रपाषाण युग के लोग अधिकांशतः पत्थर और तांबे की वस्तुओं का प्रयोग करते थे, किंतु कभी कभी वे घटिया किस्म के तांबे का भी प्रयोग करते थे। वे मुख्यतः ग्रामीण समुदाय बनाकर रहते थे और देश के ऐसे विशाल भागों में फैले थे जहां पहाड़ी जमीन और नदियां हुआ करती थी। कहां पर रहेंगे लोग? उनको पत्थर की जरूरत है, तो मैदानी इलाका में ऐसे तो रहेंगे नहीं पत्थर के लिए, उनको पहाड़ी क्षेत्र चुनना पड़ेगा। दूसरी चीज, पत्थर आपको पहाड़ के अलावा और कहां मिल सकते हैं? नदी के किनारे, कहीं इधर उधर में नहीं। सही बात ना भाई? सर क्लास के बाद ही भेज चलो ठीक है। यहां हम सर्वप्रथम ताम्रपाषाण संस्कृति पर विचार कर रहे हैं। ताम्रपाषाण युग के लोग अधिकांशतः पत्थर और तांबे की वस्तुओं का प्रयोग करते थे। यहाँ पे मतलब ये है कि ये जो ताम्रपाषाणिक संस्कृति है तांबे और पत्थर के प्रयोग से संबंधित है, लेकिन यहां पर यह नहीं होना चाहिए, ये इसका मतलब नहीं है कि यहां पर जितने भी प्रकार के औजार पाए गए वो सब तांबे और पत्थर के प्रयोग से ही बनाए गए थे। ठीक है, मतलब साफ है कि अधिकांशतः, यहां पे एक अक्षर, एक शब्द लिखा गया है, अधिकांशतः पत्थर और तांबे की वस्तुओं का प्रयोग करते थे ताम्रपाषाण युग के लोग। बात समझे ना? ज्यादातर लोग करते थे, लेकिन सब नहीं करते थे ये काम। बात क्लियर हुई यहां तक? किंतु कभी कभी वो घटिया किस्म के तांबे का भी प्रयोग करते थे। कभी कभी वो घटिया किस्म के तांबे का भी प्रयोग करते थे। मुख्यतः ग्रामीण समुदाय बनाकर रहते थे। देखिए, ये आपसे स्टेटमेंट के रूप में पूछा जा सकता है, ताम्रपाषाणिक लोगों के बारे में निम्न कथनों पर विचार करके सही उत्तर का चयन करें। तो आपसे पूछा, बोला जा सकता है स्टेटमेंट के रूप में, इस युग के लोग अधिकांशतः पत्थर तांबे की वस्तु का प्रयोग करते थे। दूसरा स्टेटमेंट, कभी कभी वो घटिया किस्म के तांबे का भी प्रयोग करते थे। एक स्टेटमेंट ये भी आ जाए, एक और स्टेटमेंट आ जाए, वो मुख्य रूप से ग्रामीण समुदाय बनाकर रहते थे। वो तीसरा ये आ जाए, ऐसे विशाल भाग में फैले थे जहां पर पहाड़ी जमीन और नदियां हुआ करती थी। ये चारों के चारों स्टेटमेंट आपके सही होंगे, और ये तभी सही होंगे जब आपने सही ढंग से इनको समझा होगा। जी सर। क्योंकि ताम्रपाषाणिक संस्कृति की बात हो रही है, तो हमारा क्या, किसी का दिमाग यह सिर्फ इस पे नहीं जाएगा, सिर्फ किस्म, कभी कभी वो घटिया किस्म के तांबे का भी प्रयोग करते थे। बात समझे? हमेशा अधिकांशतः पे किसी का दिमाग नहीं जाएगा, हमेशा वो पत्थर और तांबे के औजारों का प्रयोग करते थे, पत्थर और तांबे के वस्तुओं का प्रयोग करते थे, इस पे हमारा दिमाग जाएगा। तो हमको सही ढंग से इनको ध्यान में रखना है।
ठीक है, तो ये स्टेटमेंट के रूप में आपको याद रखने हैं भाई। इसके विपरीत हड़प्पाई लोग कांसे का प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी के बाढ़ वाले मैदान हुई उपज की बदौलत नगर निवासी हो गए। भारत में ताम्रपाषाण अवस्था की बस्तियां दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग, पश्चिमी महाराष्ट्र, दक्षिण पूर्वी भारत में पाई गई हैं। अभी हम ताम्रपाषाण कृषक संस्कृति पढ़ रहे हैं। इसमें ये बता रहे हैं, ये देखिए, ये कुछ चीजें मिली हुई हैं। ये क्या है भाई? आहार एक जगह है जो कि अपने राजस्थान में है। यहां से प्राप्त हुआ श्वेत चित्रित काले लाल रंग के मिट्टी के बर्तन लगभग 1500 ईसा पूर्व के हैं। ये बात समझे? आहार, आहार बोलते हैं, यहां आहार लिखा हुआ है, इसको आहार भी बोला जाता है। आहार संस्कृति किससे संबंधित है? ये संस्कृति, ये संस्कृति संबंधित है आपके ताम्र पाषाणिक संस्कृति से। राजस्थान में है, यहां पे आपको सफेद चित्रित काले लाल रंग के मिट्टी के बर्तन मिले हैं जो कि 1500 ईसा पूर्व के हैं। ठीक है, यहां पर देखिए, भारत में जो ताम्रपाषाण अवस्था है वो कहां कहां पर देखने को मिल रही? इसकी बस्तियां हमको दक्षिण पूर्वी राजस्थान में देखने को मिलेगी, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में मिलेगी, पश्चिमी महाराष्ट्र और दक्षिण पूर्वी भारत में देखी जाएगी। दक्षिण पूर्वी राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर 2 पुरा स्थलों की खुदाई हुई है। वो दोनों पुरा स्थल कौन कौन से भाई? एक तो है आहार, ये राजस्थान में है, और दूसरा है गिलुंद। इन पे कई बार प्रश्न पूछा गया है। आहार और गिलुंद दोनों ताम्रपाषाणिक स्थल हैं और राजस्थान से संबंधित हैं। ये पूरा स्थल बनास घाटी के सूखे अंचलों में है। ये पूरा स्थल बनास घाटी के सूखे अंचलों में है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा, कायथा, एरण, मालवा, कायथा, एरण 3 संस्कृतियां हैं। कहां पे? पश्चिमी मध्य प्रदेश में। मध्य और पश्चिमी भारत की मालवा ताम्रपाषाणिक संस्कृति की विलक्षणता है। मालवा ताम्रपाषाण संस्कृति की विलक्षणता क्या है भाई? तो मालवा मृदभांड, यहां पर पाए जाने वाले मृदभांड जो हैं इसकी विलक्षणता को बताते हैं, और ये ताम्रपाषाण मृदभांडों में उत्कृष्टतम माने गए हैं। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ताम्रपाषाण मृदभांडों में उत्कृष्टतम कौन सी संस्कृति को माना जाता है? तो मालवा के मृदभांड संस्कृति को माना जाता है। बात क्लियर हुई? ठीक है ना? इसके कुछ मृदभांड और अन्य सांस्कृतिक सामग्री महाराष्ट्र में भी पाए गए हैं। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए, परंतु सबसे विस्तृत उत्खनन हमको पश्चिमी महाराष्ट्र में हुए। जहां उत्खनन हुए हैं वो पूरा स्थल अहमदनगर जिले में है। अहमदनगर जिला महाराष्ट्र में, जोरवे, नवासा, दायमाबाद है। पुणे में चंदोली, सोनगांव और इनाम गांव है। प्रकाश और नासिक है। ये जोरवे संस्कृति के स्थलों में 2 जिले शामिल हैं महाराष्ट्र के। एक तो है अहमदनगर और दूसरा है आपका पुणे। अहमदनगर में आप देखेंगे तो यहाँ पे जोरवे, नेवासा, दायमाबाद 3 स्थल मिलेंगे, और पुणे में देखेंगे तो चंदोली, सोनगांव, इनाम गांव, प्रकाश और नासिक देखने को मिलते हैं। इसमें से यह भी पूछा जाता है जोरवे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो जोरवे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल कौन सा माना जाएगा? तो वो है आपका दायमाबाद, सबसे बड़ा है ये। ठीक है, सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो दायमाबाद है। दूसरा, इतना पता हुआ ना आपको? जी सर। सबसे बड़ा स्थल है ये। ठीक है, हाँ, ये सभी पूर्व स्थल देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जोरवे संस्कृति के हैं। ये नाम जोरवे के आधार पर दिया गया, जो अहमदनगर जिले में गोदावरी नदी की शाखा नदी प्रवरा के बाएं तट पर अवस्थित प्रारूपिक पुरा स्थल टाइप साइट है। जो आपका जोरवे स्थल है वो कहां पे है? गोदावरी नदी, गोदावरी की सहायक नदी है प्रवरा, प्रवरा के लेफ्ट साइड में है जोरवे। उसी के नाम पे इसको जोरवे संस्कृति कहा गया। ओके, ध्यान रखना ये जो चीजें। चलो, प्रवरा नदी के बाएं तट पर अवस्थित है, एक प्रारूपिक पुरा स्थल है, ये बात याद रखना। जोरवे संस्कृति ने मालवा संस्कृति से बहुत कुछ ग्रहण किया है। मतलब क्या है? मतलब साफ है, मालवा संस्कृति पहले की है और जोरवे संस्कृति बाद की है, तभी ना ग्रहण करेगी जोरवे संस्कृति। ये है कि मालवा संस्कृति पहले की है, जोरवे संस्कृति बाद की है। अब मालवा संस्कृति के बारे में हमने क्या बताया? मालवा संस्कृति क्यों बड़ी फेमस है, वो क्यों मानी जाती है, क्यों जानी जाती है, क्यों प्रसिद्ध है वो? तो मालवा संस्कृति, हाँ नहीं, मालवा संस्कृति अपने मृदभांडों की उत्कृष्टता के लिए जानी जाती है। उत्कृष्टता, मृदभांड तो सब जगह मिले हैं, मृदभांडों की जो उत्कृष्टता है उसके लिए प्रसिद्ध है मालवा संस्कृति। ठीक है, यहां जो मध्य प्रदेश में, ये जो कहां है, मध्य प्रदेश में मालवा, कायथा, एरण,
जैसे जगह जो मिली है ना, इसमें से लिख लेना, जगह देते नहीं ये लोग। कायथा, एरण कहां पे है ये? एमपी है ना। इनाम गांव कहां है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में है। ये सब क्या है, इनके बारे में लिख लो। किलाबंद बस्तियां हैं ये। क्या है? किलाबंद बस्तियां हैं भाई, नोट कर लो इनको। कायथा, एरण जो एमपी में है, इनाम गांव जो कि महाराष्ट्र का है, और महाराष्ट्र का कहां पे है? पुणे का है ये। ताम्रपाषाणिक स्थल है। ये तीनों बस्तियां किलाबंद बस्तियां थीं। ओके। यहां पे एक जो आपका नेवासा दिख रहा था, नेवासा कहां है? नेवासा आपका पड़ रहा है अहमदनगर में। ये क्यों फेमस है? यहां से पटसन के साक्ष्य मिले हैं। पटसन के साक्ष्य मिले हैं। कहां से? नेवासा से आपके। ओके। और इनाम गांव के बारे में भी कुछ बता दें अगर, तो इनाम गांव के बारे में ध्यान रखना। यहां इनाम गांव देखो लिख दिए हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना भैया, इसकी बात कर रहे हैं अब हम, ठीक है। यहां पे लिख रहे हैं इनाम गांव। एक तो किलाबंद बस्ती है इनाम गांव में, दूसरा क्या है, इनके जो कच्चे मिट्टी के मकान देखे गए हैं, उनके घरों में आपको क्या मिलता है? आपको मिलता है चूल्हा। चूल्हा सहित कच्ची मिट्टी का मकान, ठीक है, कच्ची मिट्टी का मकान। ओके, हो गया। यहां पर आपको गोलाकार गड्ढों के मकान देखने को मिलेंगे। गोलाकार गड्ढों के मकान देखने को मिलेंगे, गोलाकार गड्ढों के मकान होंगे। यहां पर एक 5 कमरे का भी मकान देखने को मिलता है। 5 कमरे वाला मकान भी यहां पे है आपका, ठीक है। 5 कमरे का मकान भी यहां पे है। वो जो 5 कमरे वाला मकान है ना, उसमें से 4 तो आयताकार है और एक गोलाकार है, ठीक है ना। इनाम गांव के बारे में बात करें। चलिए, जोरवे संस्कृति ने मालवा संस्कृति बहुत कुछ ग्रहण किया, किंतु इसमें दक्षिणी नवपाषाण संस्कृति के तत्व हैं। मतलब जो जोरवे संस्कृति है, जोरवे संस्कृति बराबर क्या है? मालवा प्लस दक्षिणी नवपाषाण। मतलब मालवा और दक्षिणी नवपाषाण संस्कृति का मिश्रण है आपका जोरवे संस्कृति। ईसा पूर्व 1400 से 700 के आसपास की जोरवे संस्कृति विदर्भ के कुछ भाग को तथा कोंकण के तट प्रदेश को छोड़ सारे महाराष्ट्र में फैली हुई थी। जोरवे संस्कृति देखो, जोरवे संस्कृति विदर्भ में नहीं है, कोंकण तट में नहीं है, बाकी पूरे क्षेत्र में है। सर विदर्भ कौन सा भाग है? ठीक है, ये तो जोरवे संस्कृति ग्रामीण थी। जोरवे संस्कृति के बारे में याद रखना, ये ग्रामीण संस्कृति थी, ये लिख लेना भाई। फिर भी इसकी बस्तियां जैसे दैमाबाद, इनाम गांव नगरीकरण के स्तर पर पहुंच सी गई थी। जोरवे संस्कृति ग्रामीण थी। चलिए, दैमाबाद, इनाम गांव नगरीकरण के स्तर तक पहुंच सी गई थी। महाराष्ट्र की ये सभी पूरा स्थल अधिकतर काली भूरी मिट्टी वाले ऐसे अर्धशुष्क क्षेत्रों में है, जहां बेर और बबूल के पेड़ हुआ करते थे। यहां पर जो दैमाबाद और इनाम गांव है, जोरवे संस्कृति के ग्रामीण होने के बावजूद भी ये दोनों स्थल जो है ना, नगरीकरण के स्तर पर पहुंचे हुए थे। याद रखना है, याद यह भी रखना है कि जो पूरा स्थल रहे हैं, ठीक है, ये जो स्थल रहे हैं, ये काली भूरी मिट्टी वाले ऐसे अर्धशुष्क क्षेत्रों में बने थे, जहां पर बेर और बबूल के पेड़ हुआ करते थे, ठीक है ना। बेर और बबूल के पेड़ हुआ करते थे, ठीक है। चलिए, तो यहां तक भाई हमको ध्यान रखना है कि अर्धशुष्क क्षेत्र में ही रहे हैं ये स्थल। बेर और बबूल के पेड़ ही उगा करते थे वहां पे, लेकिन जो क्षेत्र कुछ थे वो नदी तट वाले क्षेत्र में पड़ते थे, ठीक ना, नदी तट क्षेत्र में पड़ते थे। नवदा टोली आपको कहां देखने को मिल रहा है? तो नवदा टोली आपको देखने को मिलेगा नर्मदा के तट पर, और अधिकांश ताम्रपाषाणिक तत्व तो दक्षिण भारत के नवपाषाण स्थलों में भी घुस गए थे। मतलब यहाँ पे क्या है कि जो यहाँ पे ताम्रपाषाणिक स्थल देखे गए, वो ज्यादातर तो ऐसे ही रहे कि दक्षिण की संस्कृति से मेल जोल खा रहे हैं, ठीक है। म्यूट कर लीजिए अंशु।
बिहार में एक जगह है सनुआर, बिहार में जगह है सोनपुर, बिहार में जगह है ताराडीह, और पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक जगह है खैराडीह और दूसरा है नरहन। ये सब क्या है? देखिए, आप लोग एक चीज और याद रखना, एक चीज आप लोग और याद रखना, यहां पे जैसे अभी ये सब के सब जो है ना, ये सभी गंगा तटवर्ती, लिख लो तो, गंगा तटवर्ती ताम्र पाषाणिक स्थल है ये, ठीक है, ताम्र पाषाणिक स्थल। ओके, ये ध्यान रखना, गंगा तटवर्ती ताम्र पाषाणिक स्थल हैं। इनमें आपको सनुआर, सोनपुर, ताराडीह जो कि बिहार में है। बिहार में इनके अलावा कुछ और भी स्थल, जैसे चिरांद, चिरांद नाम सुना होगा आपने, चिरांद भी यहीं पे है, गंगा तटवर्ती एरिया है। पांडुराजार ढिबी, पांडुराजार ढिबी ये भी बिहार में ही है, गंगा तटवर्ती ताम्रकालीन स्थल है, ठीक है ना। पूर्वी उत्तर प्रदेश में दो जगह इन्होंने पहले बता रखा है, एक आपका खैराडीह है, दूसरा है नरहन। इसमें एक स्थल का नाम और याद रखना है, वो है महिषदल। महिषदल कहां पे देखने को मिलेगा? तो महिषदल हमारा है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। यहां पे चाहे तो हम लिख भी सकते हैं गंगा तटवर्ती ताम्र पाषाणिक स्थल, ताम्र पाषाणिक स्थल। कौन कौन से बोले थे अभी? सनुआर, लिख लो तो, सिनुआर, सोनपुर, सोनपुर, ताराडीह, ताराडीह, और यूपी में खैराडीह, नहीं नरहन, बिहार वाले बताओ, चिरांद, चिरांद, चिरांद और पांडुराजा डीबी, पांडु राजार ढीबी, ढा से ढक्कन है, ये तो बिहार वाले हैं, ये तो हो गए बिहार के। बात करें यूपी, पूर्वी उत्तर प्रदेश से भी हैं कुछ स्थल जिनके नाम है भैया खैराडीह, खैराडीह और नरहन। नरहन, ये ईस्ट यूपी से हैं। और एक और जगह है महिषदल, पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले। पश्चिम बंगाल में है, बीरभूम जिला में है, ठीक है ना। ये कुछ चीजें हैं हमको याद रखनी है। मान लीजिए कुछ चीजें यहां नहीं मिलती हैं तो आपको इस तरीके से एक्स्ट्रा के रूप में मिल जाएंगी, ठीक है। इस संस्कृत के लोग पत्थर के छोटे छोटे औजार हथियारों का इस्तेमाल करते थे, जिनमें, ठीक है, पत्थर के फलक और फलकियों का महत्वपूर्ण स्थान था। जो अभी ये जो आपको देख रहे हैं, आप गंगा तटवर्ती ताम्र पाषाणिक स्थल जो देख रहे हैं, इन सब स्थलों की बात हो रही है। यहाँ पर औजार और हथियार का जो प्रयोग हुआ वो फलक और फलकियों के रूप में किए गए प्रयोग, ठीक है। अनेक स्थानों में खासकर दक्षिण भारत में प्रस्तर फलक उद्योग बढ़ा, पत्थर की कुल्हाड़ी भी चलती रही। प्रस्तर फलक का मतलब क्या है? मध्य पाषाणिक स्थल में हमने क्या बताया था? मध्य पाषाण काल को हम क्या बोलते हैं? मध्य पाषाण संस्कृति को फलकीय संस्कृति कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस समय जो औजारों का प्रयोग हुआ वो फलक के रूप में किया गया। बात समझे? और जो फलक के औजार बनाए जाते थे वो किन पत्थरों के बनाए गए? तो उन पत्थरों का नाम था क्वार्टजाइट। ओके, क्योंकि अब बिहार और यूपी में तो क्वार्टजाइट तो इतना आसानी से मिलेगा नहीं, लेकिन फिर भी यहां पे जो औजारों का और हथियारों का प्रयोग हुआ वो फलक के रूप में हुआ। बात समझे? क्वार्टजाइट मिलना आसान है क्या यहाँ अपने यूपी बिहार में? कहां देखने को मिला? मैदानी क्षेत्र है पूरा। बात समझ रहे हैं ना भाई? चलिए, अनेक स्थान, जाहिर है कि ऐसे क्षेत्र पहाड़ियों से अधिक दूर नहीं थे। कई बस्तियों में तांबे की वस्तुएं बहुतायत से मिली, तांबे की वस्तुएं। यही हाल आहाड़ और गिलुंद का भी प्रतीत होता। आहाड़ और गिलुंद कहां पे हैं? जल्दी जल्दी बता दो। राजस्थान में। राजस्थान राजस्थान में। राजस्थान, वेरी गुड। कहां गए? फलक उद्योग बढ़ा, जाहिर है ऐसे क्षेत्र पहाड़ी का ही विस्तृत बहुतायत गिलुंद का भी प्रतीत होता है, जो राजस्थान की बनास घाटी के कमोबेश शुष्क इलाकों में पड़ते हैं। अन्य समकालिक ताम्र पाषाणिक कृषक संस्कृतियों के विपरीत आहार में वास्तव में सूक्ष्म पाषाण औजारों का इस्तेमाल नहीं होता था। ठीक है, ताम्र पाषाणिक कृषक संस्कृति के विपरीत की बात हो रही है। मतलब क्या है? ताम्र पाषाणिक जो कृषक संस्कृति हुआ करती थी वहां पर सूक्ष्म पाषाणों का, सूक्ष्म पत्थरों का या सूक्ष्म पत्थरों के औजारों का प्रयोग किया जाता था। लेकिन जो आपका गिलुंद जैसा या
आहार जैसा एरिया जो कि आपका राजस्थान में बनास घाटी क्षेत्र में, बनास घाटी के शुष्क क्षेत्र में देखने को मिल रहा है, वहां पर सूक्ष्म पाषाण औजार नहीं पाए गए। वो लोग सूक्ष्म पाषाण औजार का प्रयोग नहीं करते थे, ठीक है ना। यहां पर क्या होता था, पत्थर की कुल्हाड़ी, फलकों का लगभग अभाव ही है, पत्थर की कुल्हाड़ी, फलक का लगभग अभाव ही है। इसकी वस्तुओं में कई सपाट कुल्हाड़ियां, चूड़ियां, कई पत्थरें हैं जो सभी तांबे की हैं, हालांकि एक चादर कांसे की भी पाई गई है। बात कर रहे हैं हम कहाँ की, आहार की। ओके, तो आहार में हम ये पत्थर की कुल्हाड़ी, फलक वलक नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे कई सारी सपाट कुल्हाड़ियां देखने को मिलती हैं, चूड़ी उड़ी देखने को मिल जाती है, पत्थरें मिलती। पत्थर मतलब क्या होता है, कई पत्थरें, और जो पत्थरें यहाँ पे मिली कैसी मिली हैं, वो मिली है तांबे की। सभी पत्थरें तांबे की हैं। यहाँ पे एक चादर और भी है, वही पत्थर मतलब चादर की बात हो रही है, एक चादर और है जो कि कांसे की है। तांबा पास ही उपलब्ध था, तांबा पास ही उपलब्ध था। आहार के लोग शुरू से ही धातु कर्म जानते थे, ये आपको लिख लेना चाहिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आहार का प्राचीन नाम होता था ताम्बवर्ती, मतलब तांबा वाली जगह। तो आपसे पूछा जा सकता है, आहार के बारे में निम्न कथनों पर विचार करके सही उत्तर का चयन करें। राजस्थान के बनास घाटी में पाए जाने वाला यह क्षेत्र, इस क्षेत्र का प्राचीन नाम ताम्बवर्ती हुआ करता था। पहला स्टेटमेंट सही। दूसरा स्टेटमेंट, यहां के लोग शुरू से ही धातु कर्म जानते थे, यह भी सही। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। बात समझे ना भाई, याद रखना ताम्बवर्ती। अब देखिए, कथन और कारण के रूप में अगर प्रश्न आ जाए, कथन में पूछ लिया जाए आहार का प्राचीन नाम ताम्बवर्ती या तांबा वाली जगह था, कारण में आ जाए यहां के लोग शुरू से ही तांबे के औजारों से परिचित थे, तो क्या कारण कथन की व्याख्या करेगा, बिल्कुल करेगा ना भाई, तभी ना तांबा का प्रयोग कर रहा हो लोग। जी सर करेगा, वो करेगा। तांबा का नोट करना, वीडियो जरूर देखा करो सब लोग, जो कुछ छूटा रहे उसको अपने नोट्स से मिला के लिख लिया करो, जो छूटा रहे उसको जरूर नोट करो, उसमें आपका फायदा है। बात समझना भाई सब लोग। आहार संस्कृति का काल है 2100 से 1500 ईसा पूर्व के बीच का, और गिलुंद संस्कृति का स्थानीय केंद्र माना जाता है। आहार का जो काल है 2100 से 1500 के बीच का है, जो गिलुंद है वो केंद्र में है, ठीक है। मतलब गिलुंद से शुरुआत हुई है, आहार संस्कृति तक पहुंची है। गिलुंद में क्या हुआ, गिलुंद में तांबे के टुकड़े ही मिलते हैं। यहां एक प्रस्तर फलक उद्योग पाया जा गया है। गिलुंद में क्या क्या मिला आपको, तांबे के टुकड़े के साथ साथ प्रस्तर फलक उद्योग। महाराष्ट्र के जोरवे चंदोली में सपाट आयताकार ताम्र कुठार पाए गए। किसी कुछ पूछना था क्या? तो गिलुंद में एक उद्योग पाया गया है, उस उद्योग का नाम है प्रस्तर फलक उद्योग। महाराष्ट्र के जोरवे चंदोली में क्या मिला आपको, जोरवे और चंदोली में मिलता सपाट आयताकार ताम्र कुठार, और चंदोली में मिल गया हमको तांबे की छेनी। छेनी हथौड़ी जानते ही होंगे, ठीक है, याद रखिए भाई। हाँ, ये हथौड़ी हो गई, ठीक है। ताम्र पाषाण के लोग विभिन्न प्रकार के मृदभांडों का व्यवहार करते थे, मतलब उनका यूज करते थे, प्रयोग करते थे। इनमें एक किस्म के बर्तन काले लाल रंग के हैं, और लगता है इनका प्रयोग लगभग 2000 ईसा पूर्व से व्यापक तौर पर होता आया है, ठीक है। ये चाकों पर बनते थे, कभी कभी इन पर सफेद रैखिक आकृतियां बनी रहती हैं। काले लाल रंग के मृदभांड, काले लाल मृदभांड है, ठीक है, चाक पर बनते हैं। और कभी कभी ये जो लाल काले मृदभांड हैं, उन पे कभी कभी आपको सफेद रैखिक आकृति भी देखने को मिल जाएगी। ये लाइन जरूर याद रखना, काले लाल मृदभांड में ये एक विशेषता है इसकी। हो सकता है सजावट के लिए इसका प्रयोग किया गया। यह बात केवल राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के बारे में ही नहीं, बल्कि बिहार और पश्चिम बंगाल में पाई गई बस्तियों के बारे में भी है। ये कौन सी बात, ये वाली जो काले लाल रंग के बर्तन पाए गए हैं ना, उनमें जो ये कभी कभी आप सफेद रैखिक आकृति देख रहे हैं, ये चीज राजस्थान के साथ साथ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल में पाई गई बस्तियों से प्राप्त बर्तनों में देखा गया, या काले लाल मृदभांडों में देखा गया है, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए यहां पे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार में क्या मिलेगा, टोटी वाले जलपात्र मिलते हैं।
गोड़ीदार तस्तरियां मिलती हैं, गोड़ीदार कटोरे बनाते थे ये लोग, टोटी वाले जलपात, गोड़ीदार तस्तरियां, गोड़ीदार कटोरे कहाँ मिलते हैं आपको? बिहार, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, यहाँ के लोग इसको बनाते थे। अब ये गोड़ीदार सर गोड़ादार बर्तन के नीचे लगा रहता है। ऐसे देखो, मान लो ये कोई कटोरा है, ऐसे करके ये कटोरा हो गया कोई, है ना। अब इसके नीचे ऐसे एक छल्ला लगा दिया जाएगा, ठीक है, ऐसे। ये क्या है? ये गोड़ है, इसका गोड़ादार हो जाएगा। अब ये पीतल का बर्तन, पीतल का कटोरा, पीतल का लोटा टाइप का कुछ देखा है ऐसा आप लोगों ने? देखिए सर, हाँ उसमें लगा रहता है। हाँ, स्टील की बाल्टी देखी होगी आपने, तो स्टील की बाल्टी में भी नीचे गोड़ा लगा होता है, ऐसे, है ना, वही है। ओके, जी सर। हाँ ध्यान रखना भाई, गोड़ेदार तस्तरी को गोड़ेदार कटोरा कुछ अजीब टाइप का नहीं है, ये हम पहले भी प्रयोग करते आए हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, अच्छा एक चीज इसमें और देख लेंगे, जैसे अभी हमने जो ऊपर पढ़ा था, ये जो आपको देखने को मिलता है दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र में जो क्षेत्र देखने को मिलते हैं ताम्रपाषाण युग के, यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या हुआ करता था? तो इन लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऐसे नॉर्मल से बता दे रहे हैं, अभी लिखने में तो हमें नहीं लगता लिख पाएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाएगा। मवेशी पालते थे, खेती करते थे वो लोग। मवेशी में भी क्या पालते थे? गाय, भेड़, बकरी, भैंस, ऊंट। खेती जो करते थे गेहूं, चावल और बाजरा की खेती करते थे, ठीक है, ये बात याद रखनी है। क्या ऐसा समझना गलत होगा कि काले लाल मृदभांड का व्यवहार करने वाले सभी लोग एक ही संस्कृति के हैं, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि बिहार में कोई और संस्कृति फल फूल रही, राजस्थान में कोई और, पश्चिमी मध्य प्रदेश में कोई और, पश्चिमी महाराष्ट्र में कुछ और, अलग अलग संस्कृतियां प्रफुल्लित हो रही हैं, अलग अलग संस्कृतियां चल रही हैं। कहीं पर जोरवे संस्कृति, कहीं पर मालवा संस्कृति, कहीं पर काठा संस्कृति, कहीं पर एरड़ संस्कृति, बात समझ रहे ना, कहीं पर गंगा तटवर्ती संस्कृति, तो अलग अलग संस्कृतियां हैं, उत्तर पूर्व की अपनी संस्कृति है, तो ये भी याद रखने की जरूरत है। सभी लोग जो थे, जो काले लाल मृदभांड का प्रयोग कर रहे थे, वो सब के सब एक ही संस्कृति से, ये गलत हो जाएगा भैया। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान वाले मृदभांड चित्रित हैं, लेकिन पूर्वी भारत में जो मृदभांड हैं वो चित्रित जो है भी वो बहुत कम है, ठीक है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान वाले मृदभांड चित्रित हैं, लेकिन पूर्वी भारत में जो पाए गए वो चित्रित मृदभांड उनमें से बहुत कम देखने को मिलते हैं। दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र अन्यत्र रहने वाले ताम्रपाषाण युग के लोग मवेशी पालते थे, खेती करते थे। देखो यहाँ पे बता ही दिया इन्होंने, लिखने की जरूरत नहीं पड़ी हमको, ठीक है। वे क्या पालते थे? देखो, मवेशी पालते हैं, खेती करते। तो मवेशी में क्या है उनके पास? गाय है, भेड़ है, बकरी है, सुअर है, भैंस है, ठीक है, गाय, भेड़, बकरी, भैंस, सुअर, ये सब रखते थे। हिरण का शिकार करते थे, ये लिख लो, तो इतना लिख लो जरूर। सब ऊंट के भी अवशेष मिलते हैं, मतलब ऊंट भी पाले जाते थे यहाँ पे, ठीक है। सामान्यतः तो वो घोड़े से परिचित नहीं थे, घोड़ा नहीं है, ऊंट के भी अवशेष मिले। घोड़े से परिचित नहीं तो घोड़े का नाम भी मत लिखो, क्योंकि जो मिला नहीं उसके बारे में लिखना भी नहीं है, बात समझ रहे ना, नहीं तो कंफ्यूजन ही होगा। चलिए, कुछ अवशेषों की पहचान घोड़े या गधे, जंगली गधे के अंग के रूप में की गई है। लोग गोमांस तो अवश्य खाते थे, किंतु सुअर का मांस अधिक नहीं खाते थे। ये लोग जो थे ना, ये लोग गो मांस खाते थे, लेकिन सुअर का मांस ज्यादा नहीं खाते थे। और ध्यान रखने वाली बात तो ये है कि वे लोग गेहूं और चावल उपजाते थे, गेहूं और चावल की खेती करते थे। इन अनाजों कहते थे, बाजरे की भी खेती करते थे, मतलब चावल, गेहूं, बाजरा की खेती करते थे, ठीक है। मसूर, उड़द, मूंग, कई दलहन, मटर भी पैदा कर रहे थे ये लोग, ये भी लिख सकते हैं आप इसमें। लगभग ये सभी अनाज महाराष्ट्र में नर्मदा के तट पर स्थित नवदा टोली में पाए गए हैं। ये जो अनाज है ना, वो कहाँ पे मिले आपको? नवदा टोली में मिले। नवदा टोली मतलब नर्मदा के तट पर देखने को मिले हैं, ठीक है। तो आप ये लिख लो, ये सारा जितना अंडरलाइन हो रहा है वो लिख लो जरूर। खुदाई के परिणाम स्वरूप इतने सारे अनाज भारत में अन्य किसी भी स्थान में शायद नहीं मिले हैं। हमने शुरुआत में बताया था कि नवदा टोली से सबसे ज्यादा फसलों के अवशेष पाए गए हैं। नवदा टोली के लोग बेर और अलसी भी उपजाते थे। बेर खाए होंगे आप लोग, अलसी तो जानते ही होंगे, आलसी नहीं बोल रहे हैं, तिल बोलते हैं, तीसी, हाँ हाँ, तीसी बोलते हैं बिहार में। और बेर जिसको हम सबके यहाँ बैर बोलते हैं, बैर,
ठीक है, याद रखिएगा। दक्कन की काली मिट्टी के में कपास की पैदावार होती थी, कपास की भी पैदावार वहां हो रही थी। निचले दक्कन में रागी, बाजरा, इस तरह के अन्य अनाजों की खेती होती थी। निचला जो दक्कन का क्षेत्र है उसमें रागी और बाजरा की भी खेती हो रही थी। पूर्वी भारत में खास करके बिहार, पश्चिम बंगाल में क्या होता था भाई, बिहार और पश्चिम बंगाल में मछली पकड़ने के कांटे मतलब बंसी जिसको बोलते हैं मिले हैं, जहां हम चावल भी पाते हैं। बंसी समझते होंगे, ठीक है, ध्यान रखिए भाई। बंसी होता है बंसी होता है जहां हम चावल पाते हैं। इससे यह मालूम होता है कि मछली और भात पूर्वांचल के लोगों का आहार हुआ करता था। ठीक है, पूर्वांचल के लोगों का क्या आहार था भैया, मछली और भात, जो आज भी बड़ा फेमस है ना। चलिए ठीक है, जो देश के उस भाग में आज भी प्रसिद्ध भोजन, राजस्थान की बनास घाटी की अधिकांश बस्तियां छोटी हैं, किंतु आहार और गिलुंद लगभग 4 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले हैं। मतलब जो राजस्थान बनास घाटी में बस्तियां देखी गई हैं, उनमें से ज्यादातर बस्तियां आपको छोटी नजर आएंगी, लेकिन आहार और गिलुंद की जब बात करी जाएगी तो करीब 4 हेक्टेयर तक में फैली हुई हैं। 4 हेक्टेयर मतलब 4 चौको 16, करीब 16-17 बीघा। धीरे धीरे ताम्रपाषाण युग के लोग प्रायः पकी ईंटों से परिचित नहीं थे, जिनका इस्तेमाल कभी कभी ही होता था। गिलुंद में 1500 ईसा पूर्व के आसपास यदाकदा वे अपना घर कच्ची ईंटों से बनाते, पर अधिकतर गीली मिट्टी थोपकर बनाते तथा लगता है घरों पर छप्पर भी दिए जाते थे। आज भी ये परंपरा राजस्थान में आपको देखने को मिल जाएगी। कच्चे ईंट रख दिए हैं, कच्चे ईंट पे क्या किए, ईंट पर ऐसे मिट्टी से वो लिपापोती कर देते हैं, उसके ऊपर छप्पर रख दिए, बढ़िया। आज भी ये परंपरा आप देख सकते हैं कहीं कहीं पर जाके। लेकिन आहार के लोग पत्थर के बने घरों में रहते थे। ये गिलुंद की बात हो रही है। गिलुंद में ऐसे मकान आपको देखने को मिल रहे हैं ये, ठीक है। लेकिन जब आहार की बात करेंगे तो यहाँ के पत्थर के घर बनते थे यहाँ पर। अब तक पता चले 200 जोरवे स्थलों में गोदावरी का दायमाबाद सबसे बड़ा है, हमने पहले ही बता रखा है, जरूरत नहीं लिखने की। लगभग 20 हेक्टेयर में फैला, जिसमें लगभग 4000 लोग रह सकते थे। 20 हेक्टेयर में फैला हुआ क्षेत्र है, 4000 लोग रहते थे। पत्थर मलबे के बुर्जों वाली कच्ची दीवार से घेर कर गढ़ जैसा बनाया प्रतीत होता है, हमने पहले ही बता रखा है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब 2 स्थलों के बारे में बताया ना हम, सॉरी कायथा एरण। हाँ ठीक है, ये ध्यान रखना। बराबर दायमाबाद की ख्याति, भारी संख्या में कांसे की वस्तुओं की उपलब्धि। दायमाबाद की जो प्रसिद्धि रही है ना, वो इसलिए रही क्योंकि यहाँ पर भारी मात्रा में कांसे की वस्तुएं पाई गई। इनमें से कुछ वस्तुओं पर हड़प्पा संस्कृति का प्रभाव लक्षित होता है। ठीक है, पश्चिमी महाराष्ट्र में आरंभिक ताम्रपाषाण अवस्था के इनाम गांव स्थल पर चूल्हों सहित, वो हमने पहले लिखवा रखा, मेरे ख्याल से लिखवा दिया था ना इनाम गांव के बारे में। मकान गोलाकार गड्ढा वाला मकान, बाद की अवस्था में 5 कमरा वाला मकान, 4 कमरा आयताकार, 1 वृत्ताकार भी है। मकान बस्ती के केंद्र में है, किसी सरदार का मकान रहा होगा। ये जहां पे हमने लिखवाया है आपको इनाम गांव के बारे में, वहां पे उसके नीचे ऐसे ही कहीं पे लिखवाए थे ना, कहाँ पे लिखवाए थे, सर थोड़ा सा ऊपर ये इनाम गांव। ये यहाँ पे ना, इसी में लिख लो सरदार का मकान, सॉरी सरदार का मकान, ऐसे करके लिख लो बस, ठीक है। निकट में ही जो कोठार है उसमें राजस्व के रूप में वसूला गया अनाज जमा किया जाता होगा। इसके पास में एक कोठार पाया गया है ना, पास में कोठार है। कोठार का मतलब होता है गोदाम, गोदाम में रखा जाता होगा अनाज। अनाज कैसा होगा, चोरी तो किया नहीं गया होगा, वसूला गया था, ठीक है। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती है इनाम गांव। इसमें 100 से भी अधिक घर, कई कब्रें पाई गई हैं इनाम गांव के बारे में, ठीक है। जो सबसे तो इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती, इसमें 100 से अधिक कब्रें, घर हैं। ये बस्ती किला बंद है और खाई से घिरी हुई है। इनाम गांव कैसी है, ये पहले भी बता दिए हैं। कायथा एरण के साथ साथ इनाम गांव क्या है, किला बंद बस्तियां हैं, ठीक है। ये तीनों की तीनों संस्कृतियां ताम्रपाषाणिक संस्कृति हैं, और तीनों की तीनों संस्कृतियां क्रमशः जोरवे जो आपका महाराष्ट्र में दिखेगा, मालवा आपका मध्य प्रदेश वाला एरिया में दिखेगा, और जो आहार संस्कृति है वो आपकी कहाँ मिलेगी, राजस्थान में मिलेगी। तीनों संस्कृतियां ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां हैं, लेकिन ध्यान रखना है यहाँ पर जो वस्तुएं मिली, जो हथियार, जो औजार मिले, जो इनके कार्यक्रम, जो क्या बोलते हैं कार्यप्रणालियां रही हैं, उन सब में अंतर है। बात समझ कर रखना, हमने पहले भी बताया है
ये बात और दो। ठीक है, हाँ ठीक भाई, तो ये कुछ चीजें हमें ध्यान रखनी है। पश्चिमी महाराष्ट्र में आरंभिक ताम्र पाषाण अवस्था के इनाम गांव स्थल पर चूल्हों सहित बड़े बड़े कच्ची मिट्टी के मकान, गोलाकार गड्ढों वाले मकान मिले। बाद की अवस्था में 5 कमरों वाला एक मकान मिला है। ये सारी चीजें हमने पहले लिखवा रखी हैं, इनाम गांव के बारे में बता रखा है ना। तो ये सब में कोई दिक्कत नहीं, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, पहले से जो बता दिए वो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं। अब बाद की अवस्था में 5 कमरों वाला मकान मिला, जिसमें 4 आयताकार रहा, 1 वृत्ताकार रहा। ये मकान कैसा है, तो बस्ती के केंद्र में है, किसी सरदार का मकान रहा होगा। ये सब चीजें तो हम कल ही पढ़ ली हैं भाई। इनाम गांव ताम्र पाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसमें 100 से भी अधिक घर और कई कब्रें पाई गई। इनाम गांव की बात कर रहे हैं, जहां पे 100 से ज्यादा घर और इसमें कब्र भी देखी गई है, कई सारी कब्रें हैं। ये बस्ती किला बंद और खाई से घिरी हुई थी। कौन सी? आपकी इनाम गांव। इनाम गांव क्या है? किला बंद भी है और खाई से घिरी हुई है। ठीक है, ध्यान रखना। ताम्र पाषाण युग के लोगों की कला और शिल्प के बारे में बहुत से तथ्य ज्ञात हैं। वो तांबे के शिल्पकर्म में निस्संदेह बड़े दक्ष थे। ठीक है, यहीं से है, दक्ष थे। तांबे के शिल्पकर्म में निस्संदेह बड़े दक्ष थे। पत्थर का काम भी अच्छा करते थे। याद ये भी रखना है कि जो ताम्र पाषाण युग के लोग हैं वो कला और शिल्प में दक्ष तो थे ही, कला और शिल्प के मामले में बहुत अच्छे खासे थे। वो जहां पर तांबे के शिल्प कर्म में वो बहुत दक्ष हुआ करते थे, वहीं पत्थर का काम भी अच्छा खासा कर लेते थे। अच्छा खासा मतलब दक्षता हासिल नहीं थी, लेकिन ठीक ठाक काम कर लेते थे वो लोग पत्थर के मामले में। ये आप लिख सकते हैं। हमें तांबे के औजार, हथियार, कंकड़ मिले हैं, वो कार्नेलियन। जो औजार मिले हैं तांबे के, हथियार, कंकड़ मिले हैं, वो कैसे? कार्नेलियन, स्टेटाइट और क्वार्ट्ज क्रिस्टल जैसे अच्छे पत्थरों के मन के गुटिकाएं भी बनाते थे। ठीक है, वे लोग कताई बुनाई जानते थे। जो ताम्र पाषाण युग के लोग हैं, उनकी विशेषता के बारे में बात हो रही है, उनकी कार्यप्रणाली के बारे में बात हो रही है, उनके क्रियाकलाप के बारे में बात हो रही है। तो उनके क्रियाकलापों में तांबा का शिल्प कर्म के साथ साथ पत्थर का काम भी जानते थे। और तांबे के औजार, हथियार, कंकड़ तो मिले वहां पे, साथ ही साथ कार्नेलियन, स्टेटाइट और क्वार्ट्ज क्रिस्टल जैसे अच्छे पत्थरों से मनके या गुटिकाएं भी बनाते थे। ये बात भी आपको ध्यान रखना, ये उनके व्यवसाय में शामिल है। वो ये भी जानते थे क्या? कताई बुनाई। कताई बुनाई क्यों जानते थे? क्योंकि मालवा में चरखे और तकलियां मिली हुई हैं। इसी बात से इस बात का प्रमाण मिलता है, साक्ष्य मिल जाता है, इस बात से अनुमान लगाया जाता है कि ये लोग कताई बुनाई का काम जानते थे। ठीक है, मतलब अगर स्टेटमेंट के रूप में आ जाए, कथन और कारण के रूप में आ जाए, तो ताम्र पाषाण युग के लोग कताई बुनाई जानते थे, कथन हो गया। कारण हो जाए, मालवा में चरखे और तकलियां मिली हुई हैं, तो कारण भी सही है, कथन भी सही है। कारण जो है कथन की सही व्याख्या भी करेगा, है ना। बात समझ रहे ना भाई सब लोग? सर महाराष्ट्र में कपास, सन, सेमल की रुई से बने धागे भी मिले। इससे सिद्ध होता है कि वे लोग वस्त्र निर्माण से सुपरिचित थे। अब एक स्टेटमेंट और एक असर्शन और रीजन का प्रश्न और बन सकता है कि महाराष्ट्र में ताम्र पाषाण युग के लोग वस्त्र निर्माण से सुपरिचित थे। स्टेटमेंट है, असर्शन है। कारण हो जाए उसका कि महाराष्ट्र में कपास, सन और सेमल की रुई से बने धागे भी मिले हैं। तो कथन कारण सही रहेगा, कारण कथन की व्याख्या भी करेगा। अनेक स्थलों पर प्राप्त इन वस्तुओं के शिल्पियों के अतिरिक्त हमें इनाम गांव में कुंभकार मिला है। इनाम गांव से क्या क्या मिला? तो कुंभकार मिला, धातुकार, हाथी दांत के शिल्पी, चूना बनाने वाले, खिलौने की मिट्टी की मूर्तें, टेराकोटा बनाने वाले कारीगर भी दिखाई देते हैं। तो ये सारी चीजें हमको इनाम गांव से मिलती हैं। और इनाम गांव क्या है? इनाम गांव जोरवे संस्कृति का एक स्थल है, जोरवे संस्कृति से संबंधित स्थल है, और एक ऐसा स्थल जहां पे मिट्टी के मकान मिले हैं चूल्हों के साथ। 5 कमरे का मकान मिला, 4 आयताकार, 1 वृत्ताकार मकान है ना। इनाम गांव वो जगह है। और जोरवे संस्कृति बार बार हम बात कर रहे हैं, तो जोरवे संस्कृति का जो समय है वो है 1400 से 700 बीसी के बीच का, यह भी याद रखना है। ताम्र पाषाण अवस्था में अनाज, भवन, मृदभांड जैसे आदमी क्षत्रिय अंतर भी दिखाई देते हैं। हमने अभी बताया ताम्र पाषाणिक स्थल हमें कितनी संस्कृतियां देखने को मिली? जोरवे, मालवा और अहाड़ संस्कृति। तीनों ठीक है ताम्र पाषाणिक है, लेकिन तीनों में अंतर है। उनके चाहे क्रियाकलाप में अंतर हो, चाहे उनके व्यवसाय के मामले में अंतर हो, चाहे उनके व्यवहार में अंतर हो, चाहे वहां पर पाए गए औजार हथियार के मामले में अंतर हो, फसलों के मामले में भी अंतर हो सकता है, लेकिन अंतर है। पूर्वी भारत चावल उपजाता था, आज की भी बात है ना। पूर्वी भारत मतलब खास करके बिहार,
बिहार में पहले से प्रचलित है मछली भात। ध्यान से समझ लेना। पूर्वी भारत चावल उपजाता था भाई, तो पश्चिमी भारत जौ और गेहूं उपजाता था। तिथि क्रम से देखें तो मालवा और मध्य भारत की कई बस्तियां कायथा एरन पहले की प्रतीत होती हैं, जबकि पश्चिमी महाराष्ट्र पूर्वी भारत की बस्तियां बहुत बाद की हैं। हमको ये बात याद रखनी है, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है। तिथि क्रम के मामले में ऐसे पूछा जा सकता है। तिथि क्रम के मामले में, ठीक है, तिथि क्रम के मामले में देखा जाएगा तो कायथा और एरण, या फिर बोलेंगे मालवा मध्य भारत, ये क्या है, पहले आएगा। उसके बाद आएगा आपका पश्चिमी महाराष्ट्र और पूर्वी भारत। बात समझे ना। तिथि क्रम के मामले में इस तरह से चला गया, पहले ये है फिर ये है। उनके 100 संस्कार पूजा पद्धति का कुछ आभास भी मिलता है। ओके, कैसा आभास है वो, ये हमको पता होना चाहिए। इस मामले में अगर देखा जाएगा जो, तो इसमें जैसे एक घरों में जो मृतकों की अस्थि कलश में रखकर उत्तर दक्षिण दिशा में घरों में फर्श के नीचे दफनाए जाते हैं। ठीक है, फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कहां? महाराष्ट्र में जगह है नेवासा, महाराष्ट्र में जगह है दायमाबाद, महाराष्ट्र में जगह है चंदोली, और महाराष्ट्र में ही एक जगह है इनाम गांव। ताम्रपाषाणिक बस्तियां हैं ये सब। यहां सब में क्या मिला है? फर्श के नीचे उत्तर से दक्षिण, ये याद रखना। फर्श के नीचे क्या दफनाया गया, क्या हुआ है? कलश को। अस्थि कलश को दफनाने का साक्ष्य मिला। ओके, ध्यान रखना। महाराष्ट्र में देखिए, यहां पे लिखा है, महाराष्ट्र में लोग मृतक को कलश में रखकर अपने घर में फर्श के अंदर उत्तर दक्षिण स्थिति में गाड़ते थे। हड़प्पाई लोगों की तरह अलग अलग कब्रिस्तान नहीं होते थे। कब्रिस्तान के मामले में देखा जाए तो ताम्रपाषाणिक संस्कृति या जोरवे संस्कृति या आहार, या फिर आपकी कौन सी दूसरी है, मालवा संस्कृति, साथ ही साथ हड़प्पा, तो इनमें अंतर देखने को मिलता है। हड़प्पा में जहां पे हम सीक्वेंस से देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके, यहां पे क्या है, 1 7। ठीक है, चलिए, तो ये ध्यान रखना। तो ध्यान रखना है कि हड़प्पा सभ्यता और ताम्रपाषाणिक सभ्यता में कब्रिस्तान के मामले में सबसे बड़ा अंतर यह है कि जहां हड़प्पा सभ्यता में कब्रिस्तान अलग अलग मिलते थे, वहीं इस वाली संस्कृति में, ताम्रपाषाणिक संस्कृति में, मालवा जोरवे आहार संस्कृति में कब्रिस्तान समूह में मिलते थे, एक साथ मिलते थे। ठीक है। कब्र में मिट्टी की हड्डियां, तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थी, जाहिर है कि परलोक में मृतक के इस्तेमाल के लिए होती थी। ठीक है। महिला होगी तो उसके साथ प्रसाधन सामग्री रखी गई होगी। महिला शौकीन है भैया सजावट के सामान का, तो सजना संवरना उसका काम है। पुरुष होगा तो कुदाल उदाल रखा रहेगा, कुदाल, हसिया, फावड़ा, ये सब, यही सब रहेगा ना भाई। अब उसमें कोई गरीब आदमी है, किसान है, मजदूर है, कोई राजा है, कोई अमीर टाइप का इंसान है, तो उसमें हम कैसे पहचान कर पाएंगे भैया कौन है ये? कोई मजदूर है, किसान होगा तो उसके साथ हल वल रखा रहेगा, कुदाल उदाल रखी रहेगी। राजा टाइप का इंसान है तो उसके साथ तलवार हो सकती है, उसके साथ कुछ क्या बोलते हैं, उसके साथ कुछ बहुमूल्य वस्तु रखी होगी। बात समझे? महिला होगी तो उसके साथ क्या होगा, कुछ प्रसाधन सामग्री होगी। अच्छा, ये प्रसाधन सामग्रियां आज भी तो जाती हैं ना महिलाओं के साथ? जी सर, आज भी जाती हैं उनके साथ। आप लोगों को नहीं पता हो तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए। तो मृतक के इस्तेमाल के लिए होती थी सीसा, कंघी, पाउडर, अरे पाउडर वाउडर नहीं, मतलब सीसा कंघी रखी जाती थी ताकि देख देख के कंघी तो कर सके, नहीं है ना। चलो, मिट्टी की स्त्री मूर्तियों से प्रतीत होता है कि ताम्रपाषाणियों के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। ताम्रपाषाण में मातृ देवी का प्रचलन था, इसका मतलब यह है। और कैसे मालूम हो रहा है? क्योंकि मिट्टी की स्त्री मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना है। मिट्टी की स्त्री मूर्तियों
के मिलने से इस बात का प्रमाण मिलता है कि इस समय मातृ देवी की पूजा का प्रचलन था। कई कच्चे मिट्टी की नग्न मूर्तियां भी पूजी जाती थी। इनाम गांव में मातृ देवी की प्रतिमा मिली जो पश्चिमी एशिया में पाई जाने वाली ऐसी प्रतिमा से मिलती है। इनाम गांव में जो पाई गई है, ठीक है, ये भी याद रखने की जरूरत है हमें। ये मेरे ख्याल से प्रश्न में कई बार पूछा भी गया है ये प्रश्न, तो इसके बारे में जरूर हमको याद रखना चाहिए, ठीक है ना। इनाम गांव में मिली हुई मातृ देवी की जो प्रतिमा है वो किससे मैच कर रही है? एशिया में, पश्चिमी एशिया में पाई गई मूर्तिकाओं से। मालवा राजस्थान में मिली रूढ़ शैली में बनी मिट्टी की वृषभ मूर्तिकाएं सूचित करती हैं कि वृषभ मतलब सांड धार्मिक पंथ का प्रतीक है। तो वृषभ की मूर्ति आपको कहां मिली है? मालवा और राजस्थान में। मालवा और राजस्थान में, राजस्थान मतलब आहार संस्कृति की बात हो रही है। यहां पे क्या मिली है? वृषभ की मूर्ति, ठीक है। वृषभ मतलब होता है सांड। बस्ती के ढांचों और शव संस्कार विधि दोनों से पता चलता है ताम्रपाषाण समाज में असमानता आरंभ हो चुकी थी। अभी हमने बताया ना, किसान कौन है, कौन राजा है, कौन लड़ाका है, कौन सीधा साधा है, उसका पता इसी तरीके से लगता है। बात समझे ना। महाराष्ट्र में पाई गई जोरवे बस्तियों में एक तरह का निवासगत अधिक्रम, ऊंच नीच का क्रम दिखाई देता है, ठीक है। कहां पे? जोरवे बस्ती में। कुछ बस्तियां तो 20 हेक्टेयर तक की बड़ी बड़ी हैं, जबकि कुछ केवल 5 हेक्टेयर है उससे छोटी भी हैं। ऊंच नीच मतलब कोई बड़ी तो कोई छोटी। आज भी आप देख सकते हैं कोई गांव बहुत बड़ा है, कोई गांव बहुत छोटा है। बात समझे। आप अपने आसपास के गांव में भी देख सकते हैं, किसी गांव में 50 घर होगा, किसी गांव में 100 घर होगा। इससे द्विस्तरीय निवास का आभास मिलता। बस्तियों के विस्तार में अंतर का अर्थ है कि बड़ी बड़ी बस्तियों का दबदबा छोटी छोटी बस्तियों पर रहता था, ठीक है। लेकिन बड़ी और छोटी दोनों तरह की बस्तियों में सरदार और उनके नातेदार आयताकार मकान में रहते थे, गोल झोपड़ियों में रहने वालों पर प्रभुत्व रखते थे। कोई भी होगा, कोई भी बस्ती होगी, सब में सरदार रहेंगे। हर एक बस्ती में अपना सरदार, अपना रिश्तेदार, नातेदार सब रहेगा। जो चौकोर मकान में रहेगा उनका शासन किस पे होगा? जो छोटी मोटी झोपड़ी में रहते हैं। आज का भी प्रचलन यही है, ठीक है। इनाम गांव में शिल्पी या पंसारी लोग पश्चिम छोर पर रहते थे, सरदार प्रायः केंद्र स्थल में रहता था। इनाम गांव में ये बात चल रही है, इसको आप लिख सकते हैं। शिल्पी या पंसारी लोग पश्चिमी छोर पर रहते थे, जबकि सरदार प्रायः केंद्र स्थल में रहता था। इससे निवासियों के बीच सामाजिक दूरी जाहिर होती थी। ये सरदार का घर है, इसके आसपास ऐसे भरे पड़े हैं, इसके जो पिछलगू टाइप के होंगे, इससे पीछे चले गए, बस जानते हैं सरदार कि ये हमारे गांव का आदमी है, लेकिन ज्यादा कुछ मतलब नहीं है। ऐसे और भी ऐसे ये केंद्र में आ गया ना। अब इससे दूरियां जैसे जैसे बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे क्या हो जाएगा? इनका संबंध इनसे उतना मजबूत नहीं रह पाएगा। नहीं। पश्चिमी महाराष्ट्र की चंदोली निवासा बस्ती में पाया गया है कि कुछ बच्चों के गलों में तांबे के मनकों का हार पहनाकर उन्हें दफनाया गया है, जबकि अन्य बच्चों की कब्रों में सामान के तौर पर कुछ बर्तन मात्र रखे गए हैं, ठीक है ना। कब्रों में इनाम गांव में एक वयस्क आदमी मृदभांडों और कुछ तांबे के साथ दफनाया गया। काय था एक घर में तांबे के 29 कंगन, 2 अद्वितीय ढंग की कुल्हाड़ियां पाई गई। काय था कि एक घर में मिला हुआ है तांबे के 29 कंगन, 2 अद्वितीय ढंग की कुल्हाड़ियां पाई गई हैं। इसी स्थान में स्टेटाइट, कार्नेलियन जैसे कीमती पत्थर, तो ये तो पहले भी पता है। काय था संस्कृति में ऐसा हमको देखने को मिला है कि एक स्टेटाइट, कार्नेलियन जैसे कीमती पत्थर भी मिलते हैं। गोलियों के हार पात्रों में जमा पाए गए हैं। यह स्पष्ट है जिनके पास ये वस्तुएं थी वो धनी थे, ठीक है ना। तिथि क्रमिक दृष्टि से गणेश्वर स्थल विशेष रूप से अवलोकनीय है। राजस्थान में खितरी ताम्रपट्टी के सीकर झुंझुनू क्षेत्र के तांबे की समृद्ध खानों के निकट पड़ता है। गणेश्वर स्थल कहाँ पड़ेगा भैया? गणेश्वर स्थल पड़ेगा आपका सीकर झुंझुनू क्षेत्र, मतलब राजस्थान में। वो भी कहाँ? तांबे की समृद्ध खान के निकट, ताम्रपट्टी के पास, आसपास में। इस क्षेत्र से खुदाई में निकली तांबे की वस्तुएं हैं। तीर के नोक क्या क्या मिले हैं यहाँ पे? गणेश्वर स्थल से तीर के नोक मिले हैं, बरछे के फल मिले हैं, बंसी मिली है, शर्ट मिला है, कंगन मिला, छेनी मिला है। इनमें से कुछ की आकृतियां सिंधु स्थलों में मिली इन वस्तुओं की आकृतियों से मिलती हैं, ठीक है। इनमें से कुछ आकृतियां सिंधु स्थलों में मिली इन वस्तुओं की आकृतियों से मिलती। पकी मिट्टी की एक ऐसी पिंडिका मिली है जो सिंधु टाइप से मिलती जुलती है। इस स्थान में बहुत से पत्थर के छोटे छोटे औजार, माइक्रोलिथ मिले हैं जो ताम्रपाषाण संस्कृति के परिचायक हैं। ताम्रपाषाण संस्कृति क्या है? माइक्रोलिथ युग का है। छोटे छोटे औजारों का प्रयोग इसमें हो रहा है ताम्रपाषाण संस्कृति में।
ठीक है। यहाँ गैरिक मृत भांड ओसीपी भी पाया गया। ये लाल अनुलेपित भांड है जो अक्सर काले रंग से रंगा रहता है और मुख्यतः कलश की शक्लों में होता है। चूंकि गणेश्वर के जमाव को 2800 से 2200 ईसा पूर्व का माना जाता है, इसलिए इसकी बहुत सी वस्तुएं परिपक्व हड़प्पा संस्कृति से पूर्व की हैं। इन सभी संस्कृतियों में ये जो ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां हमने जितनी भी देखी हैं अभी तक, उनमें से गणेश्वर संस्कृति एक ऐसी है जहां पर पाए गए जो भी साक्ष्य हैं, जो भी वस्तुएं हैं, वो सब कहीं ना कहीं हड़प्पा संस्कृति से मैच खाती हुई नजर आ रही हैं। मतलब यही है ना कि हड़प्पा संस्कृति के आसपास की होंगी ये बात, समझ रहे हैं ना? जी सर। हाँ, गणेश्वर मुक्ता हड़प्पा को तांबे की वस्तुएं की आपूर्ति करता था। ये ध्यान रखना, लिख लो भैया, नोट कर लेना इसको। लेकिन उससे उसने कोई खास तत्व प्राप्त नहीं किया। गणेश्वर के लोग अंशतः कृषि जीवी, मुख्यतः शिकार जीवी थे। गणेश्वर के बारे में जानो ये बात कि यहाँ के लोग पूरी तरह से कृषि जीवी नहीं थे, अंशतः थे, आंशिक रूप से कृषि जीवी थे, लेकिन मुख्य रूप से शिकार जीवी थे। मतलब शिकार पर जीते थे, शिकार करना इनका मुख्य काम था। खेती भी करते थे नाम मात्र के लिए, आंशिक रूप से। यद्यपि उनका मुख्य शिल्प तांबे के वस्तु बनाना था, तथापि वो वैसे नगरीय तत्वों को विकसित नहीं कर पाए जो बाढ़ सिंचित मैदानों की उपज पर आश्रित हड़प्पाई अर्थव्यवस्था में दिखाई देते हैं। अतः गणेश्वर की पुरावस्तुओं को वास्तविक गैरिक मृदभांड ताम्र निधि संस्कृति की कोटि में नहीं रखा जा सकता। ओके, ठीक भाई? यस सर। ये ध्यान रखना है। एक चीज और याद रख लेंगे हम सब, दक्षिण भारत में जैसे हम देख रहे हैं ना, कृषक बस्ती भी चल रही है, साथ में चरवाहा बस्ती भी चल रही है, शिकारी बस्ती भी चल रही है। ऐसे ही चल रहा ना अभी ताम्र पाषाणिक संस्कृति में। तो याद रखना है, दक्षिण भारत में कृषक बस्ती, कृषक की अपेक्षा वहां पर चरवाहों का ज्यादा, मतलब चरवाहा के ज्यादा प्रमाण मिल रहे हैं। दक्षिण भारत में चरवाहा संस्कृति के प्रमाण अधिक हैं, संस्कृति के प्रमाण अधिक हैं। किसकी अपेक्षा? कृषि संस्कृति की अपेक्षा। ठीक है, पहले से ही ये प्रचलन रहा है। ओके, बात क्लियर है? यस सर, क्लियर है। गणेश्वर की पुरावस्तुओं को वास्तविक गैरिक मृदभांड ताम्र निधि संस्कृति कोट में नहीं रखा जा सकता। इसका मतलब यही है। ठीक है, इसकी सूक्ष्म पाषाण वस्तुओं, अन्य पाषाण उपकरणों को देखते हुए गणेश्वर संस्कृति प्राक हड़प्पाई ताम्र पाषाण संस्कृति कहा जा सकता है। एक प्रश्न ये भी मिल जाएगा आपको कि ताम्र पाषाण संस्कृति के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें, तो 1 2 3 4 कुछ भी दे दिया जाए। एक स्टेटमेंट इसमें और आ सकता है, जुड़ सकता है कि गणेश्वर संस्कृति को प्राक हड़प्पाई ताम्र पाषाण संस्कृति कहा जा सकता है, जिसकी भित्ति पर परिपक्व हड़प्पाई संस्कृति खड़ी हुई। मतलब यह भी आपका स्टेटमेंट सही रहेगा, सिर्फ गणेश्वर के बारे में ऐसा है। गणेश्वर वो स्थान है, वो संस्कृति, वो सभ्यता है जिसने हड़प्पा सभ्यता को तांबे की आपूर्ति करवाई है ना? जिसके क्रियाकलाप, व्यवसाय, जो कुछ भी रहे हैं, वो सब नॉर्मल, बहुत ज्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत ही सही, हड़प्पा सभ्यता से मिलते जुलते नजर आते हैं। तिथि क्रम की दृष्टि से भारत में ताम्र पाषाण बस्तियां कई श्रृंखलाएं हैं बस्तियों की। कुछ प्राक है तो कुछ हड़प्पीय हैं, कुछ हड़प्पा संस्कृति के समकालीन तो कुछ हड़प्पा के बाद की हुई हैं। ताम्र पाषाण संस्कृति कई प्रकार में है, एक प्राक मानी जाएगी तो एक हड़प्पीय होगी, एक हड़प्पा संस्कृति हड़प्पा के समकालीन होगी तो एक हड़प्पा के बाद वाली भी होगी। हड़प्पा अंचल के कुछ स्थलों के प्राक हड़प्पीय स्थलों को आरंभिक हड़प्पा स्थलों के हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं, ताकि इसे परिपक्व नगरीय सिंधु सभ्यता से पृथक किया जा सकता है। अब आपसे एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि गणेश्वर संस्कृति को हड़प्पा सभ्यता से किस मामले में पृथक किया जा सकता है? तो किस मामले में पृथक किया जा सकता है? वो नगरीय सभ्यता के मामले में। ठीक है ना? इस तरह राजस्थान के कालीबंगा, हरियाणा की बनावली की प्राक हड़प्पी अवस्था स्पष्टतः ताम्र पाषाणिक है। अब हम कालीबंगा के बारे में देखते हैं तो सिंधु सभ्यता से संबंधित है, हरियाणा की बनावली देखते हैं तो भी सिंधु सभ्यता संबंधित है, लेकिन ये कहीं ना कहीं प्राक हड़प्पीय अवस्था है और ये सब ताम्र पाषाणिक है। यही बात पाकिस्तान के सिंध राज्य के कोट दीजी स्थल के बारे में भी है। तो आपसे पूछा जा सकता है
हड़प्पा सभ्यता के उन स्थलों के बारे में बताइए या उन स्थलों की पहचान करें जो प्राक हड़प्पी अवस्था के रूप में विद्यमान रहे हैं या ताम्र पाषाणिक अवस्था के रूप में विद्यमान रहे हैं। तो उसमें से 3 नाम आ गए, बनावली, कालीबंगा और इसके अलावा कोट दीजी। बात समझे? प्राक हड़प्पी, हड़प्पा, उत्तर ताम्रपाषाण संस्कृतियां, हड़प्पा संस्कृति, समकालीन ताम्रपाषाण संस्कृतियां भी उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत में पाई जाती हैं। एक उदाहरण है कैथा। कैथा क्या है? हड़प्पा संस्कृति कनिष्ठ समकालीन है। इसके मृदभांडों में कुछ प्राक हड़प्पीय लक्षण हैं, पर साथ ही इस पर हड़प्पाई प्रभाव भी दिखाई देता है। ओके। हड़प्पा संस्कृति से पृथक मानी जाती है जोरवे संस्कृति, जो अंशतः विदर्भ कोंकण को छोड़ सारे महाराष्ट्र में छाई हुई है। उसके बारे में भी यही बात सही है। जोरवे संस्कृति, देखिए जोरवे संस्कृति के बारे में कल ही बताए थे कि विदर्भ और कोंकण के क्षेत्र में नहीं है, बाकी पूरे महाराष्ट्र में है। और कोंकण का तट कौन सा है? ऐसे देखें तो ये है आपका महाराष्ट्र, ऐसे करके है ना महाराष्ट्र, ऐसे महाराष्ट्र करके है, ये कोंकण तट माना जाता है। यहां पे विदर्भ वाला एरिया ये सब आता है, विदर्भ मराठवाड़ा ऐसे आता है। ठीक है, तो इन सब में छोड़ के बाकी पूरे महाराष्ट्र में देखने को आपको मिल जाएगी। ठीक भाई, ध्यान रखना। चलिए, दक्षिण भारत में ऐसी बस्तियां हमेशा नवपाषाण युगीन बस्तियों के बाद लगातार चलती हैं। विंध्य क्षेत्र, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल की ताम्रपाषाण बस्तियां भी हड़प्पा संस्कृति से असंबद्ध थी। हड़प्पा संस्कृति से असंबद्ध होने का मतलब यह है कि इनका लेना देना नहीं रहा है, क्योंकि हम जब पढ़ते हैं तो हड़प्पा सभ्यता पूर्वी उत्तर प्रदेश में नहीं रही है ना, विंध्य क्षेत्र में नहीं रही है, बिहार बंगाल में नहीं रही है। सिंधु सभ्यता सिर्फ रही है सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास के क्षेत्र में। अलग बात है कि यमुना की भी सहायक नदी उसमें शामिल रही है, उसमें प्रवरा नदी भी शामिल रही है, उसका भी क्षेत्र आता है ना, दायमाबाद। ये स्पष्ट है कई प्रकार की प्राक हड़प्पीय ताम्रपाषाण संस्कृतियां सिंध, बलूचिस्तान, राजस्थान आदि प्रदेशों में कृषक समुदाय के प्रसार में प्रेरक हुई और उनसे हड़प्पा की नगर सभ्यता के उदय के लिए अनुकूल अवसर भी बना। इस प्रसंग में सिंध के अमरी और कोटदीजी, राजस्थान का कालीबंगा, गणेश्वर का भी नाम लिया जा सकता है। ये नगर जो हड़प्पा की नगर सभ्यता थी, उनके उदय में इन लोगों ने योगदान दिया है, इन सभ्यताओं ने योगदान दिया है। प्रतीत होता है कि ताम्रपाषाण युग के कुछ कृषक समुदाय सिंधु के बाढ़ वाले मैदानों की ओर बढ़े, कांसे की तकनीकी ज्ञान प्राप्त किया और नगरों की स्थापना में सफल हुए। अब आपसे एक मेंस के लिए प्रश्न पूछा जा सकता है कि ताम्रपाषाणिक सभ्यता ने ही सिंधु सभ्यता के विकास का आधार तैयार किया था। एक प्रश्न तो यह बन जाता है मेंस के लिए। एक दूसरा प्रश्न यह बन जाता है, हड़प्पा सभ्यता का विकास ताम्रपाषाणिक संस्कृति की देन है। ठीक है, स्पष्ट करें। आपको ये जो अभी जितना भी हमने पढ़ा है, इन सबको जोड़ के आप लिख सकते हैं। ठीक है सर, इसमें जोड़वे संस्कृति मालवा सब बताएंगे ना? तौर पे गणेश्वर के बारे में बताएंगे। ठीक है, मालवा संस्कृति के बारे में बताना ही है। आप जब जोरवे संस्कृति भी जाएंगे तो जोरवे संस्कृति में इनाम गांव के बारे में बता सकते हैं और इनाम गांव और दैमाबाद के बारे में बता सकते हैं। कैसे इन्होंने सिंधु सभ्यता का विकास किया, सिंधु सभ्यता की शुरुआत कैसे की, वो सब आप बता सकते हैं इससे। बात समझे? क्योंकि साफ साफ यहां पे बोला जा रहा है, कहां पे, यहीं पे कहीं बोला गया ना, ये चरवाहा, कृषक समुदाय। तो कृषक समुदाय की जब बात हो रही है ना, तो ये सारी चीजें लागू होंगी जोरवे पर भी, क्योंकि हमने एक चीज ये पढ़ा कि दक्षिण भारत में कृषक की बजाय चरवाहा संस्कृति विद्यमान थी। कृषक की बजाय चरवाहा संस्कृति के ज्यादा प्रमाण मिलते हैं, लेकिन यह नहीं कहा गया है कि वहां पर कृषक संस्कृति के प्रमाण नहीं मिले। इसका मतलब है कृषक संस्कृति के प्रमाण दक्षिण भारत में भी देखने को मिले हैं। ठीक है ना, तो इस आधार पे आप ये सारी चीजें बता सकते हैं, उदाहरण देकर भी। ठीक है, ताम्रपाषाण युग के कुछ कृषक समुदाय सिंध के बाढ़ वाले मैदानों की ओर बढ़े, कांसे की तकनीकी ज्ञान प्राप्त की। भारत के मध्य और पश्चिमी भागों में ताम्रपाषाण संस्कृतियां 1200 ईसा पूर्व में या 1000 ईसा पूर्व आते आते लुप्त हो गई। केवल जोरवे संस्कृति 700 ईसा पूर्व तक जीवित रही है। आपसे यह भी पूछा जा सकता है एक प्रश्न कि निम्न में से
उस संस्कृति की पहचान करें जो लंबे समय तक प्रचलन में रही है। तो लंबे समय तक जो प्रचलन में रही है वो है जोरवे संस्कृति, क्योंकि ये 700 ईसा पूर्व तक जिंदा रही। बाकी तो सब क्या हुआ, 1000 या 1200 ईसा पूर्व आते आते सब निपट गई हैं। और 1200 1000 की बात हो रही, मतलब कौन सा एरिया समय है वो है वैदिक सभ्यता का दौर, है ना। 1500 से 1000 ऋग वैदिक सभ्यता, 1000 से 600 उत्तर वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता। ठीक है। फिर भी देश के कई भागों में ताम्रपाषाण युगीन काले लाल मृदभांड का बनना ऐतिहासिक काल में भी ईसा पूर्व 2वीं सदी तक जारी रहा। परंतु अब एक चीज ये भी याद रखना, ऐसा भी हो सकता है स्टेटमेंट आ जाए, बस्तियों के समाप्त होने के साथ ही काले लाल मृदभांड का बनना बंद हो गया था, समाप्त हो गया था। तो समाप्त नहीं हुआ है, ये काले लाल मृदभांड का बनना ऐतिहासिक काल में ईसा पूर्व 2वीं सदी तक जारी रहा, जबकि जोरवे संस्कृति जो सबसे लंबे समय तक चली वो सिर्फ 700 ईसा पूर्व तक ही है। उसके बाद 500 साल तक लगातार लाल काले मृदभांड के बनने का क्रम जारी ही रहा है। बात समझ रहे हो ना, तो ये ध्यान रखना आपने को। परंतु कुल मिलाकर मध्य और पश्चिमी भारत के आरंभिक ऐतिहासिक संस्कृति उनकी ताम्रपाषाण संस्कृति के बीच लगभग 4 से 6 शताब्दियों का व्यवधान रहा होगा। अब व्यवधान क्यों था? पश्चिमी भारत और पश्चिमी मध्य प्रदेश में ताम्रपाषाण बस्तियों के लुप्त होने का कारण लगभग 1200 ईसा पूर्व के बाद से वर्षा की कमी मानी जाती है। ताम्रपाषाण बस्तियां जो लुप्त हुई हैं पश्चिमी भारत और पश्चिमी मध्य प्रदेश में, उनके लुप्त होने का प्रमुख कारण है वर्षा की कमी। लेकिन मध्य गंगा क्षेत्र और पश्चिमी बंगाल में बस्तियां बाद तक चलती रहीं, 1200 के बाद तक, क्योंकि 600 बीसी भी तो है। जी सर। उत्तर वैदिक काल वाला समय है, ये भी तो इसी में आ रहा है। ऐसा लगता है पश्चिमी भारत में ताम्रपाषाण के लोग ऐसी काली चिकनी मिट्टी वाले क्षेत्र में थे जहां सूखे मौसम में जमीन गोड़ना कठिन होता था। पश्चिमी भारत में मिट्टी कैसी है? थोड़ी सी चिकनी टाइप की है, काली मिट्टी है। बारिश हो जाए तो बड़ी थोड़ी सी नॉर्मल हो जाती है, उसको गोड़ने में जोतने में आसानी होती है। लेकिन जब सूखा पड़ जाए तो कभी ढेला फोड़े हो, अगर फोड़े हो तो आपको पता चल जाएगा कि कितना मजबूत होता है। मार दो तो कपार किसी का भी फूट सकता है ना। और तेजी से अगर चोट लग जाए तो बड़ा से बड़ा जानवर भी ध्यान दे देगा आपकी तरफ, नहीं? ठीक है। अतः वे अपनी जमीन खोदने वाले डंडे के सहारे ज्यादा दिन तक टिक नहीं सके। लेकिन लाल मिट्टी वाले क्षेत्र में, खासकर पूर्वी भारत में, ताम्रपाषाण अवस्था के तुरंत बाद बिना किसी व्यवधान के लौह अवस्था आरंभ की और उसने धीरे धीरे लोगों को पूरा खेतिहर बना दिया था। बात समझ रहे हैं ना? जब हमने चैप्टर की शुरुआत की थी, चैप्टर की शुरुआत नहीं की थी, जब हमने किताब की शुरुआत की थी, तब हमने आपको बताया था कि लोहे का प्रयोग पूरी तरह से उत्तर वैदिक काल में होता है शुरू, और इस लोहे के प्रयोग ने ही मध्य गंगा के मैदानी क्षेत्र को उपजाऊ बना दिया। मध्य गंगा के मैदानी क्षेत्र को इसने किसी सभ्यता के विकास का साक्षी बना दिया। क्योंकि हमारे यहाँ, हम सबके इधर जो है, पेड़ों को काटना, जंगल को साफ करना तांबे के बस की बात नहीं थी। तांबे के औजार बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं ना, उनकी धार मर जाती है बहुत जल्दी से। क्योंकि हमारा इधर बारिश वाला एरिया है, बारिश हो रही है ज्यादा, उपजाऊ मैदान भी है, तो धीरे धीरे क्रम से बढ़ते हुए ये बस्तियां आगे चलती गईं। और धीरे धीरे जब मध्य गंगा, खास करके मध्य गंगा के मैदान की बात हो रही, मध्य गंगा का मैदान कहाँ कहाँ है? पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार का एरिया। इस क्षेत्र में जब आए तब इनको इस बात की जानकारी हो चुकी थी कि लोहा भी कुछ होता है, इससे हम अपना काम चला सकते हैं। तो इन्होंने पेड़ों को काटना शुरू किया, खेती करना शुरू कर दिया। और लोहे का जब प्रयोग बढ़ा तो लोहे के प्रयोग ने खेती करना आसान बना दिया। ठीक है ना? यही बात मध्य गंगा के मैदान में स्थित ताम्रपाषाण संस्कृति पर लागू होती है। इसी तरह दक्षिण भारत के कई स्थलों पर ताम्रपाषाण संस्कृति ने लोहे का इस्तेमाल करने वाली महापाषाण संस्कृति का रूप ले लिया। ताम्रपाषाण संस्कृति के बाद दक्षिण भारत में जो लोहे की संस्कृति का विकास हुआ वो हुई महापाषाण संस्कृति के रूप में। बात समझ रहे हैं ना? दक्षिण भारत में लौह संस्कृति क्या है? महापाषाण संस्कृति, है ना? ताम्रपाषाण अवस्था का महत्व क्या है फिर? जलोढ़ मिट्टी वाले मैदानों और घने जंगल वाले क्षेत्रों को छोड़ प्रायः देश भर में ताम्रपाषाण संस्कृति का अवशेष मिले। जलोढ़ मिट्टी वाले मैदानों में भी जलाशय के किनारे कई ताम्रपाषाण बस्तियां मिली, पर सामान्यतः ताम्रपाषाणिक लोगों ने अधिकतर नदी तटों पर पहाड़ियों से कम दूरी पर गांव बसाए।
पहाड़ियों से कम दूरी पर गांव बसाने का मतलब यह था कि उनको आसानी से पत्थर मिल जाते थे पहाड़ी क्षेत्र से। बात समझ रहे हैं ना? वस्तुओं की पर्याप्तता के चलते वो लोग पहाड़ी से ज्यादा दूर नहीं रहते थे, पहाड़ी के आसपास में ही, इर्द गिर्द में ही रहना पसंद करते थे। ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, ज्यादा खोजबीन नहीं करनी पड़ती थी। मध्य गंगा के मैदानी क्षेत्र में अगर वो बस्ती आके स्थापित हो गई होती तो उनको पत्थर खोजने में दिक्कत होती, और यही कारण रहा होगा कि मध्य गंगा के मैदान में ताम्र पाषाणिक संस्कृति का विकास नहीं हो पाया उतने अच्छे से जितना अच्छा इस तरफ हो गया था। जैसे कि पहले बताया जा चुका कि लोग सूक्ष्म पाषाण पत्थर के अन्य औजारों के साथ साथ तांबे के भी कुछ औजारों प्रयोग करते थे। जान पड़ता है इनमें से अधिकतर लोग तांबे को पिघलाने की कला भी जानते थे। लेकिन मध्य गंगा क्षेत्र की ताम्र पाषाण संस्कृति में तांबे के औजार बहुत कम मिलते हैं। मध्य गंगा क्षेत्र में ताम्र पाषाणिक संस्कृति के औजार कम मिलते हैं, ठीक है। पश्चिमी भारत, मध्य भारत की संस्कृति में अधिक मिलते हैं। लगभग सभी ताम्र पाषाण समुदाय चाकों पर बने काले लाल मृदभांड का प्रयोग करते थे। लगभग सभी ताम्र पाषाण समुदाय जो था उनके विकास की प्राक कांस्य अवस्था को देखते हुए हम पाते हैं कि चित्रित मृदभांडों को सबसे पहले इस्तेमाल करने वाले वही हैं। सबसे पहले चित्रित मृदभांड का प्रयोग किसने किया है? तो प्राक कांस्य अवस्था के लोगों ने। पकाने, खाने पीने, सामान रखने के लिए भांडों का प्रयोग होता था। वे लोटा थाली दोनों का प्रयोग करते थे। दक्षिण भारत नवपाषाण अवस्था अलक्षित रूप से ही ताम्रपाषाण अवस्था में परिणत हो गई, अतः इन संस्कृतियों के नवपाषाणिक ताम्रपाषाण संस्कृति का नाम दे दिया गया। अन्य भागों में विशेषकर पश्चिमी महाराष्ट्र, राजस्थान में ताम्रपाषाण संस्कृति के लोग बाहर से आकर बसे प्रतीत होते हैं, ठीक ना। ऐसा क्यों लगता है कि पश्चिमी महाराष्ट्र और राजस्थान में जो ताम्रपाषाण संस्कृति के लोग थे वो बाहर से आकर बसे? उसका क्या मतलब है, कैसे मालूम पड़ा उन्हें? तो उनकी सबसे पुरानी बस्तियां संभवतः मालवा और मध्य भारत में हुआ करती थी। कैथा, एरण की बस्तियां। पश्चिमी महाराष्ट्र की बस्तियां बाद की मालूम होती हैं। इसलिए ऐसा लगता है इन लोगों को कि पश्चिमी महाराष्ट्र, राजस्थान में जो ताम्रपाषाण संस्कृतियां विकसित हुई वो बाद की हैं। पहले कैथा, एरण की बस्तियां स्थापित हुई थी। पश्चिमी महाराष्ट्र बस्तियां बाद की, बिहार और पश्चिम बंगाल की बस्तियां तो और भी बाद में रही। हाँ बोलिए ना सर। एरा कहाँ है सर? ये प्लेस जो है मध्य प्रदेश। एरण, जी सर। कैथा, ये दो जगह है मालवा संस्कृति से संबंधित, मालवा संस्कृति से संबंधित है। और ये कहां पड़ेगा? मध्य प्रदेश में। सर्वप्रथम ताम्रपाषाण जनों ने ही प्रायद्वीपीय भारत में बड़े बड़े गांव बसाए। प्रायद्वीपीय भारत में सबसे पहले बड़े बड़े गांव बसाने का श्रेय जाता है ताम्रपाषाणिक लोगों का। वे ही नवपाषाण जनों के बारे में जितना ज्ञात है उससे कहीं अधिक अनाज उपजाते थे। कौन? ताम्रपाषाणिक लोग। विशेषकर वो पश्चिमी भारत में जौ, गेहूं, मूंग, दक्षिण पूर्वी भारत में चावल पैदा करते थे। वे अन्न के साथ साथ मांस, मछली भी खाते थे। पश्चिमी भारत में पशुओं का मांस अधिक चलता था, पर पूर्वी भारत के भोजन में मछली और भात का प्रमुख स्थान हुआ करता था। रेगिस्तान का एरिया है, वहां पे चावल गेहूं नहीं उपजा सकते, तो मांस पे उनको जीवित रहना पड़ेगा। लेकिन जहां पे हो रहा है, नदी का जाल बिछा हुआ है, खेती बढ़िया हो रही है, चावल उपजा रहे हैं, तो भात, मछली भात खाने में उनको क्या दिक्कत होगी? मछली भात खाएंगे। कि वर्तमान बिहार में ताम्रपाषाणिक संस्कृति की प्रासंगिकता का वर्णन करें, ऐसा कोई प्रश्न आए तो उसके लिए आप तैयार रहेंगे इन्हीं सब आधारों पे। फसल के मामले में, खाने पीने के मामले में, उनके खेती करने के मामले में, व्यापार व्यवसाय के मामले में। बात समझे ना? इन सारे मामलों में आपको तैयार रहना होगा उस समय और इस समय के, क्योंकि पैटर्न में इतना बदलाव है कि मेंस में जब ये पूछ सकते हैं पाल कला, मतलब पटना कला और कौन सी कला, वो सब कला को छोड़ के वो पूछ सकते हैं मूर्ति निर्माण कला शैली का के बारे में पूछा जा सकता है, पूर्वी गुफा चित्रकला शैली के बारे में पूछा जा सकता है। तो हो सकता है वो भारतीय इतिहास से ही जब बात हो रही है तो भारतीय इतिहास में क्योंकि ये भी चीजें शामिल है तो हो सकता है वो ऐसे पूछ लें। सिंपल सा है। तो हमें इस तरीके से भी रेडी रहना है, ठीक है। सब संस्कार विधियां अलग अलग थी। सब जगह महाराष्ट्र में मृतक उत्तर दक्षिण सीध में रखा जाता था, दक्षिण भारत में पूरा पश्चिम सीध में। पश्चिमी भारत में ये याद देख लेना भाई, महाराष्ट्र में कैसे रखा गया? उत्तर दक्षिण में। दक्षिण भारत में चले गए तो पूरा पश्चिम में रख दिया गया। पश्चिमी भारत में लगभग संपूर्ण बरियल, संपूर्ण समाधान प्रचलित था, लेकिन पूर्वी भारत में आंशिक समाधान का प्रचलन था, जिसको बोलते हैं फ्रैक्शनल बरियल। अब ये आंशिक समाधान क्या है? सर जिसको चीर वगैरह खाती। आंशिक समाधान का मतलब है कि पहले डेड बॉडी को खुला छोड़ दिया जाता था किसी जंगल वंगल में जाके,
वहां पे जीव जंतु, चील, कौवा, जानवर वानवर जो कुछ होंगे सब उसको पहले खा जाएंगे। उसका जो कुछ भी अवशेष बचेगा उस बॉडी का, उस बचे हुए अवशेष को दफना दिया जाएगा। ठीक है, ये आंशिक समाधान है। ठीक भाई, ताम्रपाषाण संस्कृति की दुर्बलता भी रही है कुछ। इस युग के लोग मवेशी पालते थे, उन्हें अपने आंगन में ही बांध कर रखते थे। इनका वो है, क्या बोलते हैं, हाँ बोलिए ना। तो ये सर कैसे पता चलेगा कि मतलब ये आंशिक समाधान है? वो तो मिट्टी की तरह दब जाएंगे तो हड्डी तो बचेगा सिर्फ सर ये। है कि आंशिक समाधान क्या होता है और पूर्ण समाधान क्या होता है। ठीक है, बस इतना दो चीजें इसमें पता रखनी है। आंशिक समाधान इसको बोलते हैं, पूर्ण समाधान इसको बोलते हैं। अब वहां पर देखिए कुछ ऐसी चीजें हो, जैसे देखिए अभी मान लीजिए कोई उस क्षेत्र का है व्यक्ति, खोजबीन करे तो कुछ ना कुछ पता चलेगा ना। अभी 100 साल के कोई बुजुर्ग के गांव में 100 साल के हैं, वो कुछ उनसे प्रमाण तो कुछ होगा ही सर। कुछ ना कुछ है। अरे वो अब आप उनसे जब मिलेंगे तो उनसे बोलेंगे अच्छा बताइए यहाँ पे क्या होता था, तो कहेंगे नहीं यहाँ पे तो बाढ़ आती थी और ऐसे बस तालाब में ऐसे हम सब डोलते रहते थे बिना चप्पल के। और कुछ बताइए पुरानी बात। तो वो कहेंगे हमारे दादा जो थे वो बता रहे थे हमसे कि यहाँ पर जब जानवर मर जाते थे ना तो उनको उठा के ले जाते थे हम, एक जगह पे छोड़ आते थे, वहीं पर वो कुत्ता बिल्ली सब जानवर खा लेता था, जो बचता था हड्डी उड्डी उसको ले जाके हम दफना देते थे या फेंक देते थे। ऐसा कुछ बताएंगे वो, बात समझ। तो ऐसे ही जानकारी इकट्ठी होगी, जी सर। बात समझे। प्रमाण प्रमाण तो होगा ही सर, कोई ना कोई। प्रमाण होगा ही। मसरूफा ने लिखा है बढ़िया। हाँ सर मैंने भाई वही है ना, वो सब बातें छोड़ते हैं। ये ऐसे ही कहानियां आप सुनेंगे, वो कहानियों के आधार पे कुछ ना कुछ प्रमाण भी मिलेंगे, उन्हीं आधारों पे हम इन बातों का आंकड़ा लगा सकते हैं। ठीक भाई, इसमें क्या रहा, पशुपालन जो करते थे वो मांस के लिए करते थे, दूध पीने के लिए करते थे, घी बनाने के लिए करते थे। पशुपालन और किसके लिए करेंगे? अब गोबर का खाद बनाने के लिए तो करेंगे नहीं, क्योंकि उनके उस समय उतनी बड़ी खेती होती नहीं थी। या हो सकता है गोबर का खाद भी यूज कर रहे हो, उनका खाल उतारेंगे। कोई बकरी टाइप का, भेड़ टाइप का है तो उसका ऊन इकट्ठा करेंगे, कपड़ा उपड़ा बनाएंगे अपना पहनने के लिए। ठंड से बचना है उनको तो कपड़ा पहनना पड़ेगा, ऊनी कपड़ा पहनना पड़ेगा। ताम्रपाषाण युग के लोग पशुओं से पूरा फायदा नहीं उठा सके। कई जनजातियों के लोग जैसे बस्तर में गोंड मानते हैं कि पशुओं का दूध केवल पशुओं के बच्चों के लिए, इसलिए वो दुखते नहीं है। हम सबके यहाँ भी कई कई लोग ऐसे मानते हैं, अरे थोड़ा सा दूध छोड़ो ना उसके लिए, उसका बच्चा है पिएगा, मजबूत होगा। तो कुछ अपने यहाँ परंपरागत रूप में ऐसी जनजातियां भी हैं, ऐसे कुछ समुदाय हैं जो आज के समय में भी गाय या पशु का दूध नहीं निकालते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो पाप मानते हैं। आज आप भी अपने यहाँ देखते हो अपने समाज में, अब तो सब बड़ी बड़ी गाय रखते हैं, उनके सरिया में क्या है कि कूलर लगवाया गया है, पंखा चल रहा है। कई लोगों के यहाँ ऐसा आपने देखा होगा, एसी तो नहीं लगी किसी के गाय भैंस के लिए, लेकिन कूलर और पंखा का इंतजाम रहता है ना। ये तो आपने देखा ही होगा कहीं ना कहीं। यस सर देखें। हरियाणा में देखो, हरियाणा में बढ़िया व्यवस्था जानवरों के लिए होती है, बड़े स्तर के किसान हैं वो, हम सबके यहाँ भी होती है। लेकिन अभी जैसे छोटा मोटा व्यक्ति है तो क्या, गाय को भैंस को चाहे जैसे बैठ के दूध निकाल लेगा, लेकिन गाय को जब तक उसके पैर में रस्सी नहीं फंसाएगा तब तक दूध नहीं निकालेगा। बस समझे। जी सर। ये भी एक प्रचलन है। लात हाँ नहीं, पैर मारना तो एक नॉर्मल बात है। बात ये होती है ना कि फंसाने से कुछ होता नहीं है। गैया को लात मारना होगा ना, उठा के सींगे मार देगी, कहाँ तक बांधेगा कोई। 1 साल से हम ही बांधते हैं सर, हमें पता है। हाँ ठीक है। ताम्रपाषाण स्थल में ना तो हल मिला ना फावड़ा पाया गया है। ताम्रपाषाण स्थल से हल और फावड़ा नहीं मिला। जानवरों का उन्होंने अच्छे तरीके से यूज नहीं किया है, याद रखना भाई। और ताम्रपाषाण को जो लोग मध्य पश्चिम भारत की काली कपास मिट्टी वाले क्षेत्र में रहते थे, गहन और विस्तृत पैमाने पर खेती नहीं कर पाए। ताम्रपाषाण स्थलों में ये सब नहीं मिला। वो अपने जमीन खोदने वाले डंडे, डिगिंग स्टिक में पत्थर का छिद्रित चक्का दबाव के लिए लटका देते थे, जिससे और इससे केवल झूम खेती कर पाते थे। झूम खेती का मतलब क्या है, काटो और जलाओ खेती करते थे। वो क्या बोलते हैं, विस्तृत खेती नहीं होती थी, गहन कृषि नहीं करते थे ये लोग। साल 2 साल खेती किए, दूसरी जगह हट गए, वहां पे खेती हुई, वहां को उर्वरता खत्म हुई, दूसरी जगह भाग गए, ऐसे चलता रहता था। काली मिट्टी में गहन व्यापक खेती के लिए लोहे के उपकरणों का प्रयोग आवश्यक था, जिनका स्थान ताम्रपाषाण संस्कृति में था ही नहीं। ताम्रपाषाण काल में क्या था, लोहे का उपयोग था क्या, नहीं था। पश्चिमी महाराष्ट्र बड़ी संख्या में बच्चों के समाधानों में से ताम्रपाषाण संस्कृति की आम दुर्बलता प्रकट होती है। बच्चों के साथ क्या मिलता है समाधान में, ऐसा क्या मिल रहा है, तो खाद्य उत्पादक अर्थव्यवस्था होते हुए भी बच्चों के मरने की दर बहुत ऊंची हुआ करती थी। ये दुर्बलता है।
उत्पादन तो था, लेकिन बच्चे जो मरते थे वो भूख प्यास से ही मरते थे। पोषाहार की कमी देखने को मिलती है, चिकित्सा के ज्ञान की कमी थी, महामारी का प्रकोप था। इन सब वजहों से बच्चों की मरने की संख्या अधिक हुआ करती थी। जो भी हो, तो ताम्रपाषाण संस्कृति सामाजिक और आर्थिक ढांचा आयु वर्धक नहीं हुआ। ये आपको नोट कर लेना चाहिए अपने कॉपी में। ताम्रपाषाण संस्कृति तत्वतः ग्रामीण पृष्ठभूमि पर खड़ी थी। ये ग्रामीण पृष्ठभूमि थी ताम्रपाषाण संस्कृति। इसके जीवन की सारी अवधि में तांबा सीमित मात्रा में ही उपलब्ध रहा। ताम्रपाषाण संस्कृति होने के बाद भी तांबा सीमित मात्रा में उपलब्ध रहा है। ये सबसे बड़ी कमजोरी इसकी है, ठीक है ना। ये भी तांबा का बना औजार लचीला होता था। लोग तांबे में टिन को मिश्रित करके कांसा बनाना नहीं जानते थे, तो तांबे से अधिक मजबूत और उपयोगी होता था। कांसा जो है तांबे के मामले में ज्यादा मजबूत होता था, लेकिन क्योंकि कुछ मिलाना नहीं जानते थे, इसलिए उन्होंने कांसा नहीं बनाया, सिर्फ तांबे पे ही जीवित रहे। कांसे के औजारों के इस्तेमाल से क्रीट, मिस्र, मेसोपोटामिया में, सिंधु घाटी में भी प्राचीनतम सभ्यताओं के विकास में बड़ी सुविधा मिली कांसे के औजार के मामले में। ये आप नोट कर सकते हैं। ताम्रपाषाण युग के लोग लिखने की कला नहीं जानते थे। लिखने की कला नहीं जानते थे भैया, याद रखना इसे। ना ही वे नगरों में रहते थे। ग्रामीण थे तो नगर में क्यों रहेंगे। कांस्य युग के लोग क्या कैसे थे, तो कांस्य युग के लोग नगरवासी हो गए थे। मतलब सिंधु सभ्यता की बात हो रही है यहाँ पे। सभ्यता के ये सभी तत्व हमें भारतीय उपमहादेश के सिंधु क्षेत्र के अधिकतर भाग में विद्यमान दिखाई पड़ते हैं। अधिकांश ताम्रपाषाण संस्कृतियां उम्र में सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की हैं। फिर भी ये संस्कृतियां सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के उन्नत तकनीकी ज्ञान से कोई ठोस फायदा नहीं उठा पाई। मतलब इक्विवेलेंट, मतलब बराबर में चल रही है सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता जो कि कांस्य युगीन सभ्यता मानी जाती है, उसका इन लोगों ने फायदा तक नहीं उठा पाए इस मामले में कि भैया कांसे का प्रयोग हम कैसे करें। वो तांबे पर ही आश्रित रहे, ठीक है ना। गैरिक मृदुभांड अवस्था ताम्र नदियां, सेल्ट, कुठारी, लड, हारपून, शूल, आदमी जैसी मूर्तें आदि चीजें हैं पूर्व में बंगाल, उड़ीसा से लेकर पश्चिम में गुजरात, हरियाणा तक। मध्य दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश तक के विशाल भूभाग में बिखरी पाई गई ये सारी चीजें। खड्ग, हारपून, शूल, ये सब, अंगूठी, सेल्ट, कुठारी, ये सब। सबसे बड़ी निधि मध्य प्रदेश के गुंगेरिया से प्राप्त हुई। गुंगेरिया कहाँ है, तो गुंगेरिया आपका एक ताम्रपाषाणिक स्थल है, मध्य प्रदेश में स्थित है गुंगेरिया। इसमें 424 तांबे के औजार, हथियार तथा 102 चांदी के पतले पत्थर मिले। लेकिन इन ताम्र निधियों में से लगभग आधी गंगा यमुना दोआब में केंद्रित है। अन्य क्षेत्रों में जहां तहां तांबे के हारपून, दुसिंगी तलवार, जहां तहां मानव मूर्तियां मिलती हैं। ये शिल्प वस्तुएं कई तरह के काम भी देती थी। ये क्या करते थे, मछली पकड़ते थे, शिकार करते थे, लड़ाई करने के लिए नहीं थे, बल्कि शिल्प कर्म, कृषि कर्म के लिए भी थी। जो यहाँ पे ये लोग ये क्या बोलते हैं, हारपून, दुसिंगी तलवार, ये सब जो कुछ था इनका, वो सबके लिए था। लड़ाई करना, मछली पकड़ना, शिकार करना, शिल्प कर्म करना, कृषि कर्म करना, सबके लिए इनका था काम। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 2 स्थान में की गई खुदाई में इनमें से कुछ वस्तुएं गैरिक मृदुभांड कच्ची मिट्टी के घर द्वारों के साथ मिली। एक स्थान में कहीं कहीं पकी ईंट के टुकड़े भी पाए गए। खुदाई में पत्थर के औजार भी मिले हैं, ठीक है। इसमें और कुछ है ऐसा है नहीं, वही पिछला वाला सब कुछ इसमें पढ़ा जाएगा, ठीक है। ठीक है, इसमें कुछ और ऐसा है नहीं, वो पिछला वाला ही सब कुछ इसमें है। गैरिक मृदुभांड, ठीक है, तो इसमें अब और कुछ है नहीं, ठीक है भाई। ये सब हो गया आपका समाप्त। जल जमाव होने के कारण ये तो ठीक है, ढीलापन पाया जाता है, दीर्घ काल तक पानी में रहने का कारण हो सकता है ऐसा। गैरिक मृदुभांड के गठन में ढीलापन जो दिखाई देता है, उसका मुख्य कारण क्या है, तो उसका मुख्य कारण है दीर्घ काल तक पानी में बने रहना। ये इसका मुख्य कारण रहा है, ऐसा माना जाता है इतिहास में। यह भी माना जाता है कि ये जो बस्तियां थी, ये बस्तियां क्यों और कैसे समाप्त हुई, तो वो बस्तियां समाप्त हुई हैं बाढ़ आने के कारण और वहां जल जमाव हो जाने से। क्योंकि बाढ़ और जल जमाव हुआ तो लोग वहां से पलायन कर गए। लोग जहां पलायन कर जाएंगे वहां पर कोई संस्कृति का विकास नहीं होगा, बल्कि सब कुछ खत्म रहेगा फिर, है ना। चलिए प्रश्न भी देख लेते हैं। अब इसमें देखिए, आशय स्पष्ट करना है, लघु पाषाण क्या है, ताम्रपाषाण क्या है, झूम खेती क्या है। ताम्रपाषाण संस्कृतियां पाषाण युग संस्कृतियों से किन बातों में आगे हैं, विवेचना करें। इसको लिख सकते हो क्या। एक ये प्रश्न, ताम्रपाषाण संस्कृतियां पाषाण युग संस्कृति से किन किन बातों में आगे हैं, एक प्रश्न ये लिख सकते हैं आप। दूसरा प्रश्न चाहें तो ये लिख लें, ताम्रपाषाण जनों की समाधान रीति और धार्मिक विश्वास का वर्णन करें। अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख लीजिए, इसी चैप्टर में से है पूरा प्रश्न, ठीक चलिए है। विवेचना करे का मतलब बता दीजिए।
विवेचना करने का मतलब है एक तरफ बताओ पाषाण संस्कृति, एक तरफ बताओ पाषाण युग संस्कृति। ठीक है, दोनों अच्छा में दोनों क्या, का डिफरेंस। दोनों में डिफरेंस क्या रहा है, कौन आगे है कौन पीछे है, ये बताओ। एक निष्कर्ष भी देना पड़ेगा समीक्षा के तौर पे, ठीक है ना। ओके। ओके सर।